जब आप जाते हैं अंदर मान लीजिए फॉर 60 डेज, बिना फ्रेश एयर, बिना सूरज देखे सर्वाइवल कैसे होता है? You are enclosed in a steel cylinder. There is no day, there is no night. Air. We do periodically recharge our fresh air, but हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बर्नर्स होते हैं. जब कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल पे आगे चली जाती है, फिर हम उसको बर्न करते हैं. The submarine is one place where even a small mistake by one sailor can take everybody down to the watery grave. How big is the submarine? So submarine is not about human comfort. Submarine is about what it machinery and weaponry it can pack. Temperatures are very high. पसीना आता है. नहाने का कोई प्रबंध नहीं है. Every 3 days we get a change of clothes. 2 toilets only in the entire submarine. अगर आप submarine का टॉयलेट देखेंगे, it is like a maze of valves. जी. अगर आपको फ्लश भी करना है तो ये वाल्व खोलना पड़ेगा, वो वाल्व बंद करना पड़ेगा. It's not simple. The one category of people in a submarine who I think every submariner has the highest respect for is the cook. We hit 2 cyclones. So the submarine was rocking and rolling. We call it roll and pitch. Suddenly Galley ने announce किया. You know what he'd announced? Anniversary cake is ready. In those circumstances, when all of us were just sort of hanging on for life, they were actually baking the cake. Stealth management is one of, I think, the most important thing the commanding officer has to be worried about. कि किसी ने हथौड़ा गिरा दिया, उसका टंग आवाज जो आएगी, वो भी ट्रांसमिट हो सकती है बाहर. जैसे सबमरीन की पोजीशन एनिमी को पता लग गई, तो इतना प्रेशर ला सकती है दुश्मन की सबमरीन के ऊपर कि सबमरीन को बिल्कुल या तो अटैक कर सकती है या दबा के रख सकती है. How are submariners trained? काफी इंटेंस मेडिकल होता है इसके लिए. उसमें हमको प्रेशर चेंबर के अंदर भी बिठाया जाता है देखने के लिए बॉडी कितना प्रेशर ले सकती है. के बाद जब वो सब क्वालिफाई हो जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं. कमांडिंग ऑफिसर्स क्वालिफाइंग कोर्स 20 से 30% ऑफिसर फेल हो जाते हैं इस कोर्स. एंड देयर इज नो सेकंड चांस. इफ यू हैव फेल्ड, यू हैव फेल्ड. यू विल नेवर बिकम कमांडिंग ऑफिसर. Any tough decisions taken by you in your career? That time when I gave the order to pull the submarine back, हमारे नीचे खाली 1.5 मीटर पानी था. 5 फुट और अगर नीचे जाती तो धस जाती जाके मिट्टी में सबमरीन. और इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि पहला हमला हम नहीं करेंगे कभी. न्यूक्लियर सबमरीन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म नोन टू मैनकाइंड. दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अ स्पेसशिप. अगर आज एक देश किसी और देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको डर है कि उसके लैंड से क्या आएगा. उसको ये डर है कि उसकी सबमरीन्स कहाँ है. हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका द राव्या साडा शो में. हम आपके लिए बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं हमेशा. एंड लोग मुझे बोलते हैं कि नीश रखा करो, यू शुड हैव वन नीश. बट आई थिंक नीश रखने से मैं इंटरेस्टिंग लोगों से मिल ही नहीं पाऊंगी जिन्हें मैं मिलती हूँ. सो आज का एपिसोड भी वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन एंड वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन जॉइनिंग विद अस. आज हम उन ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल ऐसी जगह पर बिताए हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती. एंड ही हैज़ गिवन more than 30 years to the Indian Navy. He is a submariner. Please welcome Anil Jaisingh ji. Anil Jaisingh ji, namaste. Welcome to the show. Namaste and thank you very much. It's an honor to be on your show. जी sir. And thank you for these very kind words of introduction. Thank you so much, sir. Thank you for your time. जैसे मैंने बताया कि we have so many different people, right? But the stories, so much I learned from everyone, and it's an honor to know you. Sir, आज हम बात करेंगे कि पानी के अंदर होता क्या है. मतलब ज़मीन से 300 फीट नीचे जब आप रहते हैं तो वहाँ क्या होता है, ये द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू नो अबाउट दिस. बट सो उससे पहले मुझे एक बात बताइए. व्हेन यू वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ सबमरीनर, जब आप जाते हैं पहली बार सबमरीन पर, what was your experience? What is that first ritual? What is that first culture or tradition that you do? Well, on board a submarine, every submariner, जी. जो पहली बार कोई भी आदमी, not only submariner, any gentleman or lady. Okay, if I also come. Yeah, and we take you to sea. If you sail out, and we dive with you on board. जी. Then the moment the submarine goes underwater, we take sea water from the sea. और ट्रेडिशन ये है कि एक ग्लास आपको सी वाटर का पीना पड़ता है. नमक का पानी पिलाओगे? नमक का पानी पिलाते हैं. तो so this is a tradition. चाहे it could be the president of India, it could be the prime minister, it could be anybody. Okay. So of course we'll not force them to have a cup of whole glass, जी. but that one sip definitely has to be had. Okay, so it's important because it's supposed to be a good omen. It augurs well. Okay. Fantastic. That you're one with the sea. You sort of identify with the sea. जी, that's the tradition behind it. जी, but वो पूरा नमक का पानी मतलब पीना ही पड़ेगा, तो बड़ा खारा होता है. बहुत. It tastes horrible. Sir, जी, in the sea 90 दिन तक
है ना? कितना दिन? एक 90 days? Not 90. We operate conventional submarines, Okay. so we can do 45 to 60 days. Okay. That we carry that much food and ration for up to 60 days. So जी. 60 से ज़्यादा we don't generally stay out at one go. We can come back, replenish, फिर जा सकते हैं वापस, but एक टाइम पे 60 का डिजाइंड है 60 डेज के लिए. ओके, सो बिना, जब आप जाते हैं अंदर, मान लीजिए फॉर 60 days, राइट? सो बिना फ्रेश एयर, बिना सूरज देखे, ये सर्वाइवल कैसे होता है सर? आपने कहा वी टेक फूड विद अस, सो व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू टेक देयर? एवरीथिंग आई नीड टू नो टुडे. ओके, सो देखिए 3-4 चीज़ें होती हैं. पहली बात तो यू आर इनक्लोज इन अ स्टील सिलेंडर या, फॉर 60 डेज. यू डोंट कम अप एट ऑल. बिल्कुल जी. सरफेस करते ही नहीं है. ओके, सो देयर इज नो सनलाइट, देयर इज नो डे, देयर इज नो नाइट. वही लाइट रहती है, वो 24 घंटे वही लाइट ऑन रहती है सबमरीन के अंदर. सो आफ्टर अ फ्यू डेज यू इवन लूज योर ओरिएंटेशन कि आज कौन सा डे ऑफ द वीक है अच्छा, या दिन है कि रात है. घड़ी से ही पता लगता ही है कि नहीं दिन है चलता कि है. रात है. Okay. दैट्स द ओनली वे ऑफ नोइंग. सो दैट इज वन चैलेंज. सेकंड चैलेंज इज सो आर्टिफिशियल लाइट you're living in. जी. No artificial, no real stimulants like sun or anything like that. Then air. We do periodically recharge our fresh air, but वो भी 3-4 दिन के बाद एक बार करते हैं. ओके, उस पीरियड में 3-4 दिन का जो गैप होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बढ़ती जाती है क्योंकि इट्स अ सील्ड सिलेंडर एंड ऑक्सीजन घटता जाता है. तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बर्नर्स होते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड बर्नर, जब कार्बन डाइऑक्साइड एक लेवल पे आगे चली जाती है फिर हम उसको बर्न करते हैं. So you don't actually increase oxygen, you reduce carbon dioxide ओके, in the submarine. Okay, but so how you do make you it do breathable. that? Okay. You make it breathable. But जब हम शुरू में गए तो जब we were not so used to submarines when we were younger, तो हमको लगता था कभी-कभी कि सुस्ती क्यों आ रही है. ओके, Not realizing कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है सबमरीन के जी, अंदर. So that is another challenge. जी. 1-2 बार में पता नहीं लगेगा, but if you spend half your life, it probably will have some effect somewhere on something. We don't know what yet. बट सर कितना समय लगता है आपको अडॉप्ट करने के लिए, एज यू सेड? ऐसा कोई एडेप्टेशन है नहीं. इट जस्ट नेचुरली यू सॉर्ट ऑफ गेट यूज्ड टू इट. इट्स लाइक गोइंग इनटू द माउंटेन्स एंड गेटिंग एक्लेमेटाइज्ड टू हाई ऑल्टीट्यूड. ओके, यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट टू डू इट. यू आर इनसाइड, एवरीवन इज इनसाइड. जी. सो कोई पूछता है कि भाई क्या करते हैं आप अंदर, तो बोलते कुछ नहीं, नॉर्मल डे था हमारा. तो इट वाज लाइक अ नॉर्मल वर्किंग डे फॉर अस. द स्मेल, द नॉइज एंड डार्कनेस, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स होते factors हैं which we don't realize. मैं आपको बताता हूँ, अभी रिसेंटली इंडिया टुडे डिड वन आर्टिकल ऑन लाइफ इनसाइड अ सबमरीन. जी. और that journalist who was covering the story interviewed me at length. और वो हर बार इसी क्वेश्चन पे आए कि बट लगता कैसा है आपको अंदर? ऐसे मुझे तो कुछ ठीक ठाक ही लगता है, कुछ ऐसा तो लगा नहीं. एंड शी सेड आपकी हेल्थ पे क्या उसका फर्क पड़ा है? आई सेड मैं जिंदा हूँ, आपको कहानी बता रहा हूँ तो ठीक ही होगी हेल्थ भी. बट ऑब्वियसली देयर विल बी सम इफेक्ट. कुछ तो होगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी के ऊपर. वी डोंट नो येट. अब्रॉड कई स्टडीज की गई हैं इसके ऊपर देखने के लिए कि सबमरीनर्स के ऊपर क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं. तो कैसे आप हैबिटेबिलिटी, अंदर जो हैबिटेबिलिटी है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. ओके, तो उसमें न सिर्फ हवा की बात है या ऑक्सीजन की बात है या लाइट की बात है, उसमें है एर्गोनॉमिक्स. हाउ कंफर्टेबल इज द क्रू. जो कुर्सी पे बैठे हैं ये कंफर्टेबल है कि नहीं. आप जिस बंक में सोते हैं उसमें आपको रेस्ट मिल रहा है या ज़्यादा थकान हो रही है उसकी वजह से. तो ये सब फैक्टर्स भी होते हैं क्योंकि जब आप 45-60 दिन रहते हैं तो फटीग भी सेट इन होना शुरू होता है. तो हाउ विल अ क्रू रिमेन अलर्ट फॉर 60 days? बिकॉज यू आर गोइंग रेडी टू फाइट अ वॉर. इट कुड स्टार्ट ऑन द 59th day. It's not that कि चलो ट्रिप खत्म हो रही है अब हम वापस जा रहे हैं. जी. It could be you have to be alert till the moment you come back to harbor. So to ensure that the crew remains alert, you have to take all these factors into consideration. बट सर सैनिटी कैसे रखते हैं? Food for example. मैंने कहा आपको 60 दिन का हम खाना ले जाते हैं, पर उसमें फ्रेश राशन जो होता है वो तो 10-12 दिन से आप नहीं ले जा, ज़्यादा नहीं ले जा सकते. Correct. So meat or अंडा or fresh vegetables, things like that. Then we start eating tinned food. And tinned food doesn't mean जो बच्चे सोचते हैं ना, मैं भी बड़ा सोचता था tinned pineapples and all नहीं है. It's tinned उपमा, it's tinned टिंडा. तो सिर्फ गर्म पानी डालो वैसा वाला. डब्बे होते हैं उनको तो रेडी टू कुक आ जाता है. Ready to cook. Basically it's like ready to cook food. Okay. So after some time you get fed up of eating that also because every day for 60 days you have nothing else to do. I mean you're eating, you have to eat your 3 meals. So for example upma. I don't eat upma now. I just cannot stand upma. That is that one food you hate ना, क्योंकि आपने इतना उपमा खा लिया. So that is another challenge of food. Third is the challenge of space because every sailor on board or officer doesn't even have a bunk to themselves. Yeah. We do what we call hot bunking. मतलब एक आदमी वॉच पे जाता है, उस बंक में दूसरा जो जिसको वो रिलीव करता है वो आके उस बंक में सो जाता है.
तो वो भी आपके पास ये नहीं कि चलो एक स्पेस तो है मेरी जो मेरी अपनी है जी, इस जी, सबमरीन जी, में, जी। ऐसा कुछ नहीं होता. ओनली द कमांडिंग ऑफिसर हैज अ छोटा सा कैबिन होता है which is about the size twice the size of this table, that's all. बस. And that is it. But it's your cabin. Otherwise everybody else is at the most will have a bunk. So that is the other challenge. So you're not, ऐसा नहीं है कि आप आए लेट गए क्योंकि आपका बिस्तरा है. It is just a bunk. It could be anybody's. जी. So that is another challenge. Water, shortage of water. पहले जब हम, अब तो खैर सबमरीन इंप्रूव हो गई हैं, ऑटोमेशन आ गया है बहुत, तो अब सबमरीन में रिवर आरओ प्लांट्स हैं, आप सी वाटर को फ्रेश वाटर बना सकते हैं. तो पानी की इतनी, पर ये भी नहीं कि आप सारे दिन अगर आरओ प्लांट चलाएंगे तो आपकी तो बैटरीज वीक हो जाएंगी, क्योंकि बैटरी, वो मैं आपको समझाऊंगा ऑपरेशन कि बैटरी क्यों इतनी जरूरी है सबमरीन के लिए. तो उसको भी रिस्ट्रिक्टेड तरीके से हम चलाते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप रोज नहा सकते हैं, पर 3-4 दिन में आप नहा लेते हैं. हमारे टाइम में तो 45 दिन हम रहते थे, तो 45 दिन नहाने का सवाल ही नहीं उठता था. No shaving, no bathing, We will no nothing. We are going to cover every point, Okay. every point. So it is things like that. Yeah. So life, is difficult. And that time, ये हालत होता था कि after some time, even, you were brushing your teeth with salt water because water was so restricted on board. Yeah. And you can't afford to have a submarine with no water. क्योंकि आप सबमरीन का ऐसा नहीं कि पानी खत्म हो गया वापस आगे लेके फिर चले जाएंगे. एक बार आप डिप्लॉयड हैं पेट्रोल पे, तो आप डिप्लॉयड हैं पेट्रोल पे. जी जी जी. और इस सब के साथ अगर आपको अलर्ट रहना है 60 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, तो इट टेक्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑन बोर्ड, अ हेल्दी एनवायरनमेंट, और लोग झगड़ा ना करें एक दूसरे के साथ. नहीं तो 45 दिन 60 दिन या आप एक सिलेंडर में रह रहे हैं, इनएविटेबली somebody could get, small things can upset people. जी. वो कभी नहीं हुआ. At least in my 30 years that I spent, Never. or whatever I spent actually on a submarine out of that 30 years, we never saw two people getting into a fight or such disagreements which had to which could vitiate the atmosphere inside a submarine. जी. People are very, very accommodating. People are it's a very close-knit group of people. जी. Because the submarine is one place where even a small mistake by one sailor can take everybody down to the watery grave. Because each chap is operating some equipment which is critical. So everybody has to have mutual respect for the other person, whether it's the commanding officer or it's the junior most sailor. अगर आपके commanding officer में weakness है professional, वो 24 घंटे में सारी crew को पता लग जाएगी कि ये CO तो हमारा इतना knowledgeable नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं उसको. It's not that he's sitting in some ivory tower और आपको पता नहीं क्या हो रहा है. वहीं सब लोग हैं कंट्रोल रूम में, सब देख रहे हैं कमांडिंग ऑफिसर का क्या रिएक्शन होता है इमरजेंसी के लिए, कमांडिंग ऑफिसर कैसे एक्ट कर रहा है, कमांडिंग ऑफिसर का टेम्परामेंट क्या है, सब देखते हैं लोग. आपका क्रू देख रहा है, उस बेसिस पे वो जज करते हैं कि भाई इसमें कॉन्फिडेंस, हम कैन वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इन दिस मैन. करेक्ट. Because submarine command is the only command where the buck stops with the captain. When you are in ships, you are along with the fleet. So there's some situation arises, you can always look back to the fleet commander and say, okay, now what do I do? Or what? Give me some advice. Submarine is underwater. There's nobody. That commanding officer is the last word. जो वो करेगा वो सब करेंगे, whether it takes the submarine down or it saves the submarine or whatever. Everything is left to that person. So these are the challenges and the thrill of being a submariner and the professional satisfaction you get from being a submariner. Okay. So, but tell me, there must be a breaking point also. आपने ये सब बताया तो है, लेकिन एक अपनी sanity रखने के लिए breaking point तो होता ही होगा कभी ना कभी. What do you do then? We haven't fortunately ever, so submarine arm is a voluntary arm. Nobody can be forced. आप किसी को जबरदस्ती सबमरीनर नहीं बना सकते. आप नेवी ज्वाइन करते हैं, नेवी में फिर आप वॉलंटियर करते हैं, आप सबमरीनर बनना चाहते हैं कि नहीं. That is purely voluntary. Okay. तो we give time to sailors and officers. आप आते हैं, पहले तो हमारी ट्रेनिंग होती है, 6-8 महीने की तो ट्रेनिंग होती है पहले. जी. उसमें अगर किसी को लगता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, या वो अनकंफर्टेबल है, या उसको एनवायरनमेंट पसंद नहीं आ रहा है, या पैनिक अटैक, ही इज प्रोन टू पैनिक अटैक्स. अभी तक हम फॉर्चुनेटली वी नेवर सॉ पैनिक अटैक, बट अ पर्सन कैन गेट अ पैनिक अटैक एंड दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अ सबमरीन. Then we allow people to leave. Okay. And it doesn't affect their career. They go back into the normal Navy and continue to serve on ships. That can happen. That can happen. Okay. But whoever joins, and that option is that, and not only that, even if you don't have these problems, after 3 years of submarining, you can go back to the surface Navy voluntarily. Okay. But in my entire career, I only saw one person who went back to the surface Navy. Everybody stayed put on a submarine. It's a challenge. जी. Not everybody joins it, and those who join it stay. ओके सर, मुझे एक बात बताइए, हाउ बिग इज द सबमरीन? आई मीन कितने बेड्स होते हैं इसमें? जैसे आपने कहा कि
मैं if somebody It's who's hot bunking. doing We call it hot hot bunking. bunking, अगर आपकी ड्यूटी खत्म हो गई then you will go back take rest, लेकिन आपसे पहले भी जो था he will then go back. So Yeah. कितने बेड्स होते हैं? How big is the submarine? So submarine, देखिए, submarine is not about human comfort. Submarine is about what machinery and weaponry it can pack. Correct. Humans are by the way. Human comfort is by the way. जी. कि अच्छा ये सब करने के बाद अब हम कितने कहाँ क्या बना, ह्यूमंस के लिए क्या क्या बना ठीक सकते है, हैं, तुम्हारे लिए जगह है. so that sort of thing. So it's very interesting कि so every submarine जब डिजाइन होती है उसी टाइम उसका मैनिंग प्लान बनता है कि भाई कितने आदमी हमको चाहिए सबमरीन को चलाने के लिए, कितने इमरजेंसी स्टेशन हैं, कहाँ कहाँ मैन करने हैं, उस बेसिस पे फिर अकोमोडेशन डिसाइड होती है जब डिजाइन हो रही होती है सबमरीन. जी. जैसे जब हम नए नए आए थे सबमरीन आर्म में, आई जॉइंड द सबमरीन आर्म इन 1982 which is 44 years ago. Submarines were still not so automated. जी. So we had a crew of 80 to 90 people on board. अगर आज आप देखें तो उसी साइज की सबमरीन में 40 आदमी होंगे जी. क्योंकि ऑटोमेशन इतना हो गया है. तो ऑब्वियसली लाइफ हैज बिकम अ लिटिल मोर कंफर्टेबल. जो 80 जगह की 80 लोगों की जगह 40 जी. लोग हैं उसमें, जी. तो वो सब तो फर्क पड़ा है. And that has made a lot of difference to the quality of living standards on board also. Yeah. Air conditioning is better because of automation, less manual strain on people. All that is there. सर आपने वो बताया मुझे how many beds are there? हाँ, so they are designed according to the number of people who are there. So the Okay. submarine crew, submarines don't take ऐसा नहीं होता that there are 60 people and 40 beds? Yeah, something like that. But Okay. that will also be designed in such a way that the hot bunking pattern is also made. So a submarine, unlike a ship, every person has a job to do in the sense that everybody has an action post, we call it. जी. So if there are 32 action posts or 35 action posts, the crew will be 35. Okay. It will not be 38, it will not be 32. 35. 35. Because everybody, you can't just take anybody as a submariner. A submariner is a trained submariner. He does submarine training. जी. Why we have a hot bunking issue is because if there are, let's say, 35 people, they may not be 35 bunks, they may be 32 bunks or 30 bunks, whatever the designers have designed. But we also take people for training. और जो उनसे जो मेन स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा है, बिकॉज वो जो क्वालिफाइड सबमरीनर उसकी जगह नहीं ले सकता. जी. वो ट्रेन कर रहा है, उसको हम ट्रेन कर रहे जी. हैं, तो ही कैन नॉट डू द जॉब द एक्चुअल सबमरीनर इज डूइंग. सो इंस्टेड ऑफ 35 पीपल वी मे हैव 50 ऑन बोर्ड, वी मे हैव 55 ऑन बोर्ड, डिपेंड कितने ट्रेनिंग के लिए कितनों को ले जा रहे हैं. जब 55 के लिए सबमरीन डिजाइन नहीं है तब हॉट बंकिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 55 people have to be accommodated in those 35 bunks. बट ऐसे नहीं होता कि पसीना and then you're going on the same bed, you're going to sleep on the same bed जहाँ पर कोई already sो चुका है and you're getting what I'm trying to say, right? we are The gas. we are submariners, so we are used to all that. Okay. Yes, you're absolutely right. अब तो खैर एयर कंडीशनिंग वगैरह बहुत इंप्रूव हो गई है. जी. जो फॉक्सट्रॉट क्लास सबमरीन थी जिनमें हमने ट्रेनिंग की है, उसके बाद जो रशिया से भी जो सबमरीन लेके आए थे, कभी कभी इंजन वगैरह में टेम्परेचर भी 50 डिग्रीज 55 डिग्रीज. अरे बाप रे. So even in normal compartment, it would be 34, 35. So you were sweating away. In fact, there were times you didn't sleep at night because it was so hot that, you couldn't sleep. You guys sat through the night chatting with each other. अच्छा. तो temperatures are very high. पसीना आता है, नहाने का कोई प्रबंध नहीं है. But कपड़े, every 3 days, we get a change of clothes. Okay. It's called disposable clothing. It's a t-shirt and a pair of shorts. That is given to everybody every 3 days. Because there's no कपड़े धोने का कोई सिस्टम नहीं है जी, on board. जी. तो वो पुराना वाला फेंकते हैं और नया वाला पहनते हैं हर 3 Disposable दिन पे. clothes. Okay. It's called disposable. But it's very good quality. Very few people dispose it off. Okay. Because it's nice stuff, it's very comfortable. जी. But we call it disposable clothing. So that is how you cater to the hygiene part of it, to whatever limited extent you can. जी जी जी. अब 90 60 दिन नहीं नहाएंगे 45 days. No shaving also. No shaving also. But why no shaving? Because Water. Conserve water. The whole purpose is to conserve water. Okay. Also, what about the waste management? कि Waste management we have provision. जैसे Okay. एयरक्राफ्ट में होते हैं ना, जैसे हवाई जहाज में क्या होता है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वही सिस्टम हमारे भी है. There's a bottle which all the waste goes into that, and then it is compacted and expelled into the sea. Okay. So bottle में it is being done. Yeah. So, but 90 people, I mean, now again, like I said, there are 35, 40, but there was a time when we were 80 and 90. 2 toilets only in the entire submarine. Wow. Just 2 toilets. Ray. So you stand in a queue waiting your turn. But 2 toilets means 80 people. Yeah. And everyone needs to use a toilet. You can't tell somebody कि भाई तुम मत जाओ टॉयलेट में. जाना तो है. तो इसलिए हम क्यों करते हैं? We don't sort of say कि मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ, मैं पहले जाऊंगा. नहीं. तो इवन व्हेन आई वाज अ कमांडिंग ऑफिसर, मैंने 4 सबमरीन कमांड की.
तो मैं अपने कैबिन से बाहर आता था, मैं लाइन में नहीं खड़ा होता था, अच्छा पर जो उस टाइम लास्ट लाइन में होता था उसको मैं बोलता था जब तुम्हारा खत्म हो जाए तो मेरे को बता देना, बुला लेना, दैट काइंड ऑफ थिंग. बाप रे, इमेजिन. बट Because a toilet is equal requirement of every person. Doesn't matter whether you're senior or junior. So you respect ये that. वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है सर? बिकॉज So- आप यू आर अंडर द सी. Yeah. And then- so it's like aircraft में क्या होता है? Aircraft में it all gets stored into a bottle Okay. or a tank or whatever you might call it. जी. And then you compact it, and with sanitary water, etc. And then you flush it out into the sea as a compacted waste. इट इज डन इन दैट वे. और वो ऐसा नहीं होता कि अगर आप सबमरीन का टॉयलेट देखेंगे, कभी आप नेट पे देखिए फोटोग्राफ्स, इट इज लाइक अ मेज ऑफ वेल्व्स. जी. अगर आपको फ्लश भी करना है तो ये वेल्व खोलना पड़ेगा, वो वेल्व बंद करना पड़ेगा. इट्स नॉट सिंपल. नो. एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू कि अगर आपने सो विद प्रेशर यू प्रेशराइज व्हेन यू एक्सपेल द वेस्ट, इट इज एक्सपेल्ड विद प्रेशर. राइट. Now, if suppose the valves are turned around way, that pressure comes up, it doesn't go out. So if you open that, you'll suddenly find yourself splattered with all that in the bottle. तो मतलब ऐसे भी होता है. हुआ है, एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे. ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल. मतलब इट्स अगेन अ टास्क ओनली. It is a task. Yeah. But submarines में ना we are very egalitarian in many ways. मतलब कोई ऐसी डिफरेंस नहीं है कि कमांडिंग ऑफिसर कौन है, ये है. जैसे शिप्स में थोड़ा फॉर्मल होता जी. है, आर्मी वगैरह में फॉर्मल होता है कि भाई ये सीओ हैं, ये कंपनी कमांडर्स हैं, ये जवान है, ये है. सबमरीन्स भी आर वेरी इक्वल. तो जो हम डिस्पोजेबल पहनते हैं उसमें भी कोई रैंक नहीं होता, कुछ नहीं होता. नथिंग. बस नाम लिखते हैं और ब्लड ग्रुप लिखा होता है. बस दो चीजें होती हैं उसके जी ऊपर. जी जी. But the one category of people in a submarine who I think every submariner has the highest respect for is the cook. Because, okay, now we are about 35-40 on a submarine. जब 80 और 90 लोग होते थे, तो we used to have 2 cooks on board only. And the galley, the kitchen in a ship is called a galley. जी. The galley in a submarine would be about 1.5 times the size of this table. That's all. In which 2 cooks are cooking 3 meals a day for 90 people round the clock. And they cannot stop. You can get seasick. जी. मॉनसून में हम सी सिक होते हैं. कोई जाके बोलता है मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं जाके सो रहा हूँ. कुक को तो खाना बनाना है, चाहे वो सी सिक हो, चाहे नहीं हो, चाहे कुछ भी हो. ही हैज नो रेस्ट. या. देन यू रियलाइज कि व्हाट अ टफ जॉब ही हैज. मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है. हम जा रहे थे यहाँ से रशिया, सबमरीन लेके जा रहे थे रिपेयर्स के लिए, और साउथ चाइना सी में 2 साइक्लोन, वी हिट 2 साइक्लोन्स. जी. So the submarine was rocking and rolling. We call it roll and pitch, 30 to 40 degrees like that, and hardly making way. पानी आ रहा था सामने से. जी. This was the 26th of December 1982. Suddenly in the middle, and boxes were falling, and we were tying down things because the submarine was violently rolling and pitching. And we were scared किसी को चोट ना लग जाए, कोई मशीनरी किसी के ऊपर ना कुछ निकल के नहीं गिर जाए, कोई गिर ना जाए मशीनरी के ऊपर. We were very worried about that. Suddenly galley ने announce किया, on the intercom they called the control room, and the moment they said galley here, we said क्या हुआ galley में, because galley has got hot plates and all that. You know what he'd announced, what he called to announce? Yeah. The anniversary cake is ready. In those circumstances, when all of us were just sort of hanging on for life, they were actually baking the cake because it was the anniversary of the submarine. And in the middle of the South China Sea. जी. So that is the submariner's ethos, that we don't give up. Yeah. Amazing. So लेकिन जैसे कहते हैं कि स्टेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, राइट? ऐसे में वेस्ट मैनेजमेंट और जो डेली के चोर्स है, तो वो आवाज की वजह से कभी पता नहीं चलता है दुश्मन को. व्हाट हैपेंस? नहीं, stealth management is one of, I think, the most important things a commanding officer has to be worried about. क्योंकि सबमरीन की जो आवाजें हैं वो शिप पिकअप कर सकता है. जी. जैसे तो 3-4 किस्म की आवाज आती है. एक तो मशीनरी की आवाज होती है. हाँ. तो मशीनरी तो चल ही रही है, उसकी तो आवाज आएगी. पर आप चूज कर सकते हैं कौन सी मशीनरी चलानी है, कौन सी नहीं चलानी है. तो उससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं कि कितनी आपकी, इसको हम सेल्फ नॉइज बोलते हैं, कितनी आपकी सेल्फ नॉइज है. क्योंकि शिप जो है उसको सेल्फ नॉइज आती है, उसके जो सोनार हैं, दे विल पिक अप द सेल्फ नॉइज ऑफ अ सबमरीन. जी. लाइक वी पिक अप द सेल्फ नॉइज ऑफ अ शिप. जब हम सबमरीन के अंदर होते हैं, हमारे सोनार शिप के सेल्फ नॉइज को डिटेक्ट करते हैं, वैसे वो भी कर सकते हैं. तो एक तो सेल्फ नॉइज कम करनी होती है. जी. उसके लिए फर्स्टली जो इक्विपमेंट है वो एसिड शॉक अब्जॉर्बर से होता है कि वो उसकी जो वाइब्रेशन वगैरह हैं वो हल को, जो बाहर का जो हल होता है, जो मेन बॉडी होती है सबमरीन की, उस तक ट्रांसमिट नहीं होता है. वो अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाता है जो भी वाइब्रेशंस होते हैं. ओके. सो इट्स ऑल रबराइज्ड थिंग. इट्स ऑन शॉक इज
इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ अ शॉक अब्जॉर्बर। जैसे गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं, जी वैसे ये होते हैं, हम डैम्पर्स बोलते हैं इनको। और आजकल इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई कि सेल्फ नॉइज बहुत मिनिमाइज हो गई है। तो एक तो सेल्फ नॉइज होती है, दूसरी होती है जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी मशीनरी चलाई जी या लोगों ने ज़्यादा शोर मचा रहे हैं अंदर, हाँ। तो हमारे पास, हम क्या करते हैं, हम हर एक सबमरीन में, हर एक कंट्री के, वी हैव थिंग्स कॉल्ड क्वाइट स्टेट्स, अल्ट्रा क्वाइट स्टेट, पेट्रोल क्वाइट स्टेट, डिपेंडिंग ऑन क्या टेक्निकल सिचुएशन है और कितना हमको चुप रहना है। जैसे अल्ट्रा क्वाइट स्टेट में तो एसी वगैरह सब बंद हो जाता है, जितना मिनिमम चाहिए आपको मशीनरी उतनी चलाई जाती है। तो एक वो सिस्टम जी। है मैनेजमेंट का कि हम इंटरनली कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा है ये एक्सटर्नल नॉइजेस के, किसी ने हथौड़ा गिरा दिया तो उसका टंग आवाज जो आएगी जी। वो भी ट्रांसमिट हो सकती है बाहर, तो उसको हम मिनिमाइज करते हैं। पीपल आर वेरी केयरफुल कि इक्विपमेंट जब हैंडल करते हैं कि ज़्यादा आवाज़ ना आए उसकी वजह से। जी तीसरी होती है कि जो सबमरीन्स के ऊपर जो शिप ट्रांसमिट करती है अपने सोनार से, और वो रिफ्लेक्ट करती है सोनार वेव, बिकॉज अंडर वाटर खाली साउंड वेव्स ट्रैवल करती जी। हैं, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं ट्रैवल करती और कोई वेव्स नहीं ट्रैवल करती। तो एवरीथिंग इज बाय साउंड। वी डिटेक्ट अ शिप बाय साउंड, अ शिप डिटेक्ट्स अ सबमरीन बाय साउंड। उस साउंड से पता लगता है कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ पे होगी अभी, किस किस्म की शिप है, ये सब हम उसकी साउंड से बता सकते हैं। एंड सिमिलरली शिप हमारे को सबमरीन को डिटेक्ट कर सकती है। तो शिप्स जो हैं उनके पास एक्टिव सोनार होते हैं, जी वो ट्रांसमिट करते हैं सबमरीन के ऊपर, और उसकी जो रिफ्लेक्टेड वेव आती है, जैसे रेडार से रिफ्लेक्टेड वेव आती है, ऐसे सोनार से भी रिफ्लेक्टेड वेव आती है। वो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो सब शिप जब डिटेक्ट करती है उसको पता लगता है कि सबमरीन है वहाँ पे। तो अब जो नई शेप्स आ रही हैं सबमरीन्स की, वो इस डिटेक्टेबल जो एनवेलप होता है उसको मिनिमाइज कर रही है। शेप, स्टेल्थ की शेप्स दी जा रही हैं, कोटिंग्स आ रही हैं। जैसे जो रशियन सबमरीन थी हमारी, उनके ऊपर इतने मोटी रबर की कोटिंग थी, तो साउंड सब अब्जॉर्ब हो जाती है। दैट इज नॉट प्लेन रबर, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ रबर जी 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 विच अब्जॉर्ब्स द साउंड। तो वो ट्रांसमिट भी करो तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता था उससे, वो रबर अब्जॉर्ब कर देती थी साउंड। सो every day, every new type of submarine is improving its stealth capability, because stealth is the only weapon or a submarine has. जिस दिन जैसे सबमरीन की पोजीशन एनिमी को पता लग गई, वो इतना प्रेशर ला सकती है दुश्मन की सबमरीन के ऊपर कि सबमरीन को बिल्कुल या तो अटैक कर सकती है या दबा के रख सकती है। तो जी कोई भी सबमरीन का कमांडिंग ऑफिसर है, he has his primary this thing is how do I make sure I do not get detected. That is the primary role of a submarine. as we say, stealth ही आपकी So सबसे बड़ी stealth is the ताकत main है। thing. Yeah, but So these are all the various measures we have of controlling stealth or improving the stealth. जी जी जी, and it's very important also. Imagine how, I mean, now you're used to all of this ना, कि आवाज नहीं करनी है, ज्यादा बात नहीं करनी है। मैं Correct? आपको छोटी सी बात बताता जी। हूँ, अगर मैं कभी नलका खोलता हूँ ना, तो मैं नलका इमीडिएटली बंद करता हूँ। अगर टूथब्रश भी गीला किया तो टूथब्रश गीला किया और नलका बंद किया, इट्स इंस्टिंक्टिव। ये नहीं कि नलका चल रहा है और हम दांत ब्रश कर रहे हैं, इट्स जस्ट इंस्टिंक्टिव कि जी, इट जी, ओपन जी। एंड शट इट, because we appreciate the importance of water. Correct. The importance of water also, plus you know you're so used to not making noise, so that also becomes very different, That है is ना? true. That Part is of true. life then. That is true. सर मुझे एक बात बताइए कि जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, how are submariners trained, you know, to be inside water for so long? What is the training given to them? So firstly I told you कि सबमरीन एक वॉलंटरी आर्म है। जी कोई किसी को जबरदस्ती सबमरीन आर्म के लिए डिटेल नहीं कर सकता कि अभी तुमको ज्वाइन करनी है जी सबमरीन जी जी आर्म। तो पहली बात तो जो ज्वाइन करते हैं वो करना चाहते हैं इसलिए ज्वाइन करते हैं। फिर हमारा जो मेडिकल है वो बहुत काफ़ी इंटेंस मेडिकल होता है इसके लिए, सबमरीन्स के लिए। उसमें हमको प्रेशर चेंबर के अंदर भी बिठाया जाता है देखने के लिए बॉडी कितना प्रेशर ले सकती है, वो सब होता है। उसके बाद जब वो सब क्वालिफाई हो जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं like उसमें, यू नो, क्वेश्चन सीइंग दिस। Okay. ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि आपको 5 सवाल दिए और आप कोई सवाल क्वेश्चन दिए और आप उसके जवाब देंगे। इट इज आपका, you know, they just assess you by the way you operate and things like okay. that. It's very quick, like how you react and how you do Things like that. Yeah. So you come to know very soon. Okay. After you've done all this and you get selected to join submarines, फिर हमारा 6 या 7 अब I think 7 महीने का कोर्स हो गया है। जी वो विशाखापट्टनम में हमारा सबमरीन स्कूल है, सबमरीन वॉरफेयर स्कूल। वहाँ पे हम 7 महीने का सबमरीन कोर्स करते हैं, बेसिक सबमरीन कोर्स कहते जी। हैं उसको, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि सबमरीन है क्या, थियोरेटिकल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ये क्लासेस में प्रॉपर डायग्राम्स के साथ और सब कुछ। इट्स लाइक गोइंग बैक टू स्कूल अगेन। जी So you understand all the systems. क्योंकि सबमरीन में it is not that you only have to know your specialization. You have to know everything else about the submarine also. जी Particularly the systems. कि भाई अगर कहीं से फ्लडिंग हो रही है तो मेरे को कौन सा वेल बंद करना है इसको रोकने के लिए। अगर वो पता नहीं होगा तो जो सेलर है वहाँ पे उसको पता नहीं लगेगा मैं करूँ क्या।
So that is first 6-7 months is that. Yeah. Then all these people who pass that exam, the exam which is held after the theoretical test, वो फिर सबमरीन पे भेजे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए. जी. वो ट्रेनिंग चलती है 6 महीने की. Okay. जहाँ जो मैंने कहा ना ट्रेनिंग जी, एक्स्ट्रा जी, होते हैं, जी, इसलिए क्रू बढ़ जाता है क्योंकि ट्रेनिंग होते हैं. जी. एक बार आप 6 महीने के बाद ये 6 मंथ्स थियोरेटिकल ट्रेनिंग और 6 मंथ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, फिर एक बोर्ड होता है, एक ऑफिसर्स का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सीनियर सबमाइनर्स का. वो फिर हर एक कैंडिडेट को सवाल जवाब करते हैं. एंड ओनली आफ्टर यू फिनिश सक्सेसफुली क्वालिफाई द बोर्ड जी. do you become a qualified submariner. And a qualified submariner wears a badge called dolphins. Okay. 2 dolphins is the universal badge of submarine arms all over the world. जी. And this is a badge. This is Yeah, just a lapel pin, yeah. but you wear it on your uniform. Okay. So if you see, there are 2 dolphins and the Ashoka lion in between. जी. So every navy is different, but by and large, there will be 2 dolphins in some shape or the other. By and large. So you earn this badge after 1 full year of training and qualifying that board. Okay. Now you can call yourself more or less a full-fledged submariner. Okay. But your training is still not over. Now you have become a submariner, but you have to become qualified to independently take your actions which you're supposed to do. Then we have something called a dived watchkeeping. वो Dive ऑफिसर्स के लिए होती है. watchkeeping. हाँ, ये अभी तक तो आपने सबमरीनर बने, अब डाइव्ड वॉचकीपिंग होती है. Okay. उसमें ये देखा जाता है कि आप एक सबमरीन को किसी भी कंडीशंस में अकेले, मतलब इन कमांड, इफ वी गिव यू द रिस्पांसिबिलिटी, जी. कैन यू हैंडल द सबमरीन और नॉट. So that takes another 6 to 9 months to get your dived watchkeeping certificate. Once you get a dived watchkeeping certificate, now you are really a full-fledged submariner who can be trusted with a submarine. Okay. But not alone. ये नहीं बोल सकता कि भाई आज सीओ नहीं है, तुम ले जाओ तुम्हारे डाइव वॉचकीपिंग. ओनली फॉर योर डाइव वॉचकीपिंग, जो मतलब जो आपको ऑन बोर्ड काम करना है, आप उसके लिए अब फुल्ली क्वालिफाइड है. Then you continue in submarines for another few years. जी. You do specialization in either gunnery or in weapons or in communication or in navigation. Okay. You do that specialization. There are you different roles, different as roles. you said. And you do that for about 5-6 years. Then you keep doing the specialization and serving on board. फिर आपका टाइम आता है सेकंड इन कमांड बनने का, what we call the executive officer. जी. He's also called the principal control officer. So unlike ships, where it is not obligatory for every officer to qualify as a XO, you become an XO in the normal course of time. In the submarine, when it's time for you to become an XO, जब आपका टाइम आता है, सीनियरिटी से आपका XO का टाइम आ रहा जी. है, फिर आपको एक PCOS कोर्स करना पड़ता है. फिर एक कोर्स होता है प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफिसर का, जिसका सिलेबस है जो आपको XO बनने के लिए ट्रेन कर रहा है कि आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी सबमरीन में जो आपको करनी होंगी, विच आप देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि भाई XO कैसे कर रहे थे, XO जो हमारे सब हमारे जो XO थे उन्होंने क्या किया, तो यू गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. फिर वो आई थिंक दैट इज नाउ 2 month कोर्स. उसके बाद एक और बोर्ड होता है, उस बोर्ड में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है. ओनली इफ यू क्वालिफाई दैट बोर्ड कैन यू बिकम XO ऑफ अ सबमरीन, अदरवाइज यू विल नेवर बिकम XO ऑफ अ सबमरीन. नाउ यू हैव बिकम एन XO, you have done your 1.5-2 years as XO. Now it is time for you to become a commanding officer, because next stage is जी. commanding officer. जी. Then we have something called a commanding officers qualifying course. Again. जो लोग XOs who have done well as XOs, they are selected for commanding officers qualifying course. जी. This is probably the toughest course in the Navy, because Yeah. you are really put through your paces, because now you are going to be independently in command of a submarine. आपके पास कोई नहीं है बाएं दाएं देखने के लिए, आपको हर एक डिसीजन लेना है, चाहे कुछ भी हो. हाँ, you're आपका responsible क्रू for बस everything. जब क्राइसिस आएगा तो आपका क्रू आपकी शक्ल देखेगा कि बताइए मैं क्या करूंगा अब, जी. या हम क्या करें एज अ सबमरीन. एंड दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑन द स्पॉट in any kind of circumstances. Submarine could be damaged, submarine could be sinking, submarine could be on fire, submarine could have power failure. The commanding officer should be able to take the right decision. जी. तो ये CO, इसको हम COQC बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स क्वालिफाइंग कोर्स. Amazing. तो ये आई थिंक अब 3 महीने का होता है. अच्छा. इसमें यू हैव अ सी फेज एंड अ हार्बर फेज. उसमें यू एक कोर्स ऑफिसर होता है आपके साथ, हमेशा ट्रैवल करता है, हर एक चीज आपकी देखता है वो शुरू से, हु इज अ वेरी सीनियर क्वालिफाइड जी. सबमरीनर हिमसेल्फ. वंस यू क्वालिफाई दिस, इसके बाद बोर्ड होता है. एंड टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, इतनी सब एवरीबडी हु कम्स फॉर COQC, जब तक आप COQC करने आते हैं, सब क्वालिफाइड सबमरीनर्स हैं, सब ने XO का टाइम किया हुआ है सेकंड इन कमांड का, फिर भी 20 से 30% ऑफिसर फेल हो जाते हैं इस कोर्स में. अरे बाप. Despite that, हाँ. and there is no second chance. Only one. If you have failed, you have failed. You will never become commanding officer. So एक ही that is how chance tough है. it is. So in the UK, they don't call it the command. I mean, officially it's called commanding officers course, but unofficially it's called the perisher because so many people perish. So उसको बोलते ही perisher है वहाँ पे. जी. So that is only after you've qualified that course and done. I mean, Yeah. you are considered
qualified enough to command, तब आपको commanding officer बनाया जाता है. जी सर एक So बात it's quite a बताइए, rigorous सर एक बात बताइए कि आप any tough decisions taken by you in your career till date as a commanding officer? See, mainly as a commanding officer, the most difficult decision probably in peacetime particularly will be अगर कोई आपके सबमरीन में emergency हो जाए, कोई fire हो जाए या कोई flooding हो जाए या कोई major system failure हो जाए, how do you react and how can you bring that submarine out of that Yeah, situation? give me your example only Let me think. of any. The aim is every commanding officer should not have any such incident. Yeah, But but होता है, it happens. I want to know your story. It like happens. It happens to everybody at some point of time or the what other. kind of decision you took at Yeah. that time and something like very thrilling. I want to, this is like a movie for me. Samandar ke. Okay, I'll give you one small example. We were out at sea. We had just sailed out. And so what happens, let me give you a little backdrop to that. जी जो sea होती है, sea में, sea has three characteristics. And the effect on a submarine is of three things when it's at sea. The temperature of water, जी the pressure, and the salinity of water, the salt water content in the water. Because उससे sea becomes heavier or lighter. Temperature से you decide, डिपेंड करता है कि सबमरीन किस एंगल पे नीचे जा सकती है और कितना उस पर टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाउ इट गोज डाउन. दैट इज वन फैक्टर. ऑल्सो इट मेक्स अ लॉट डिफरेंस टू हाइड्रोलॉजी, वो मैं बाद में बताऊंगा जी. आपको. प्रेशर का फर्क ये पड़ता है कि जितने आप डीप जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, उतना प्रेशर सबमरीन के ऊपर आएगा, उसके हल के ऊपर. तो वो तो बड़ा इट्स अ डिफाइंड थिंग. जी Salinity is something that is how much salt water there is in the sea. Yeah. If you're in the open ocean, तो वो रोज के रोज बदली नहीं होता है. It doesn't change on a daily basis. It changes maybe if you shift from one ocean to another or shift from one sea to the other, तब होगा. जी. पर अगर आप एक ही एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा. पर कई बार क्या होता है, सबमरीन्स शोर के पास भी ऑपरेट करती हैं, बिकॉज वन ऑफ द रोल्स ऑफ अ सबमरीन इज टू कैरी आउट shore surveillance of the enemy, ओके because it can remain dived underwater and पता नहीं चलेगा. closely watched. जी. वो उसमें भी चैलेंज होता है क्योंकि आप शैलो वाटर में हैं, शिप्स आपको पिकअप कर सकती हैं, एयरक्राफ्ट आपको पिकअप कर सकते हैं. बट व्हाट हैपेंस इज दिस पर्टिकुलरली हैपेंस, इट हैपेंड विद मी इन विशाखापट्टनम. जी हम वापस आए सेलिंग से और बिल्कुल ठीक थी हमारा, वी कॉल इट ट्रिम ऑफ द सबमरीन, के मतलब वेट एडजस्टमेंट, बॉयंसी एडजस्टमेंट इन वेट एडजस्टमेंट ऑफ अ सबमरीन वीजा वी द वाटर कंडीशंस. हम वापस आए, बिल्कुल ठीक था. नेक्स्ट डे हम जा रहे थे वापस सी में, सबमरीन डाइव ही ना करे. तो मैंने बोला ट्रिम तो बिल्कुल ठीक था हमारा, कैलकुलेट हमने ठीक किया, तो क्यों नहीं डाइव कर रही. हमको ये नहीं पता था कि बरसात बहुत हुई थी वाइजैग में उन दिनों, जी सम साइक्लोन्स हैड कम. तो उन्होंने रिवर वाटर खोल दिया था सी की तरफ. तो जिस एरिया से हम निकलते हैं वहां जो सॉल्ट वाटर कंटेंट इतना कम हो गया था क्योंकि इतना फ्रेश वाटर आ गया था वहां पे हाँ कि सबमरीन डाइव ही नहीं कर पा रही जी, थी जी, फॉर द जी. सेम ट्रिम. देन यू चेंज द ट्रिम एंड ऑल, वी डू इट. बट Okay. फर्स्ट यू मस्ट कम टू नो कि ये हुआ है. नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंड, द इंसिडेंट आई एम टेलिंग यू इज दैट समथिंग लाइक दिस हैपेंड. या तो हमको लग रहा था कि सबमरीन डाइव नहीं कर रही है. एंड आई हैड टू वेरी सीनियर सबमरीनर्स हु आई वाज ट्रेनिंग. या So I had given them, one of them, the job of diving the submarine. I was sitting there and watching. So he kept saying submarine not diving. So angle बढ़ाओ, submarine not diving, और angle बढ़ाओ, submarine not diving, speed बढ़ाओ, submarine not diving. So I said ऐसा हो नहीं सकता कि submarine not diving. Depth gauge check करो, क्या depth में क्या दिखा रहा है, depth नहीं दिखा रहा है, dive नहीं हो रही है. अब I don't know whether it is a sixth sense of a captain जी or it is instinct that you know something is wrong. I gave an order कि check the depth gauge once. और उन्होंने, and we have electronic depth gauges, we have manual depth gauges, सब है, सब कुछ है. जी वो वेंट किया, एकदम the depth showed from what it was showing 6-7 meters straight it went to 45 meters like that. Tuck. So we were actually diving, या but and electric depth gauge wasn't working properly and the next manual depth gauge wasn't invented. ये भी बड़ी coincidence है कि दोनों depth gauge काम ना कर रहे हैं. And before we knew it we were down and we were just outside harbor के बाहर थे. तो वहाँ 50-60 मीटर पानी था खाली और 45 पे हम पहुंच गए थे. जी At that time when I gave the order to pull the submarine back, हमारे नीचे खाली 1.5 मीटर पानी था. That means 5 फुट और अगर नीचे जाती तो धस जाती जाके मिट्टी में सबमरीन. 5 feet. And a submarine going at speed at an angle. जी Fortunately, Go the engine reacted and I was able to pull the submarine back. Otherwise, that would have been the end of. but that's all the decision making. But this is instinct. Yeah. And instinct doesn't come by instinct. Instinct. So anyway, so the That issue comes by was we experience, yeah. managed to pull the submarine out. फिर हमने
तो हमने बोला ये क्यों हुआ, बिकॉज नाउ यू वांट टू नो व्हाई डिड दिस हैपन। और भी प्रिकॉशंस होते हैं। तो सबमरीन में 2 पेरिस्कोप होते हैं जी। एक पेरिस्कोप पे कमांडिंग ऑफिसर होता है जब डाइव कर रहे होते हैं, एक पे ड्यूटी ऑफिसर होता है जिसको हम ऑफिसर ऑफ द वॉच कहते हैं, वो भी था। तो एक तरीका पता करने का डाइव करने के आप डाइव कर रहे हैं कि नहीं है कि जब आप डाइव करते हैं तो आपका पेरिस्कोप पानी के नीचे चला जाता है, बिकॉज पेरिस्कोप की लेंथ तो लिमिटेड है। जी। तो जो ऑफिसर ऑफ द वॉच होता है वो हमेशा बताता है जब पेरिस्कोप चला जाता है पानी के नीचे तो वो बोलता है पेरिस्कोप डिपिंग, इसका मतलब ये पानी के नीचे चला गया, अब आप नीचे कर लीजिए पेरिस्कोप का वो फायदा नहीं है। तो आपको मालूम है कि आप डाइव कर रहे हैं। तो आई लुक्ड एट दैट चैप, आई सेड व्हाई डिडंट यू से पेरिस्कोप डिपिंग? ही सेड सर मैंने बोला था आपने एक्नॉलेज नहीं किया, बिकॉज 6-7 लोग थे वहां पे, बाहर के 2-3 ऑफिसर्स थे उसमें। नाउ इन सबमरीन्स वी ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेन एन ऑर्डर इज गिवन or a report is given like this, it is acknowledged by the person who repeats the same thing back. For example, if the officer of the watch अगर कैप्टन को बोल रहे हैं पेरिस्कोप डिपिंग, तो my response would be Roger पेरिस्कोप डिपिंग, मतलब मैंने सुन लिया है और मैंने एक्नॉलेज कर दिया है जी। तो मैंने उसको पूछा कि यू से यू हैव गिवन द ऑर्डर, मैंने एक्नॉलेज तो नहीं किया, आई डिडंट हियर सर, मतलब जो भी है इट वाज जस्ट सर्कमस्टेंसेस जी, नथिंग हैपेंड, वी केम आउट सेफ एंड साउंड, बट थिंग्स लाइक दिस हैपन। या Many years ago, this didn't happen with me. One of the submarines had a collision with a ship. Again, it was poor judgment. The CO thought the ship is passing in a particular way, so he took certain actions. He had miscalculated that, so the submarine went and hit the ship. It was at periscope depth. So the conning tower जिसको होता है ना, जैसे submarine अगर आप देखें तो उसमें एक fin होती है ऐसे. Submarine is made like, it's like a cylinder like this with a little fin like that. You know, if you see a submarine like this is the fin. जी. This is the fin. जी. So that ship came and hit the submarine fin hit the ship क्योंकि पेरिस्कोप डेप्थ पे थे और ये पूरा टूट गया। यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, वॉच ऑफिसर वॉच इज देयर, तो ये पूरा पानी से भर गया। बस एक छोटी सी एयर पॉकेट बन गई थी उसमें। तो एक वन ऑफ द ऑफिसर्स एंड दे आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन हैड द प्रेजेंस ऑफ माइंड कि उसने खुद अपनी नाक उसमें रखी उस पॉकेट में, और जो दूसरा बंदा था उसको भी खींच के वहां तक रखा। For whatever number of minutes, these 2 people survived just because they were able to keep their nose and breathe in that little bit of pocket of air that had formed. So this was again good luck. Submarine, of course, didn't sink or anything; it got saved, but it got damaged. Correct. But this was another life-threatening experience that. Correct. उस समय आपका दिमाग चलना चाहिए। That's the thing. ये क्यों होता है? Why do we react by instinct? जी। क्योंकि जब हम सी में होते हैं और अगर कुछ ना हो रहा हो, कोई एक्सरसाइज नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, हम अपने क्रू को कंटिन्यूअसली ड्रिल्स इमरजेंसीज प्रैक्टिस कराते रहते हैं जी। सिमुलेट करते हैं कंडीशंस, पावर फेलियर हो गया, लाइटें बंद करो, अब एक्शन लो। सो एम इज के उस टाइम जब इमरजेंसी आएगी रिएक्शन टाइम इतना कम होगा कि उस टाइम सोचने का टाइम नहीं कि मेरे को क्या करना चाहिए या कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ूं देखने के लिए क्या करना। इट हैज टू बी इंस्टिंक्टिवली, ही हैज टू नो कि बस उसका नेचुरल रिएक्शन ही होना चाहिए कि मेरे को ये करना है, ये 3-4 एक्शन लेने मेरे को एक के बाद एक। क्योंकि आप ये सोचिए एक सबमरीन है, वो 100 मीटर की डेप्थ पे जा रही है एट 4 knots। 4 knots इज ओनली अबाउट 8 किलोमीटर पर आवर, और वहां उसको एक कोई वाल्व लीक कर गया, लेट से एकदम सी वाटर अंदर आएगा और 100 मीटर पे सी वाटर 10 kg प्रेशर पे आएगा, कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आप सोचते हैं मैं रोक लूंगा उसको, इम्पॉसिबल, इट विल जस्ट थ्रो यू बैक दैट प्रेशर जी। तो फटाफट सबमरीन में फ्लडिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि पानी इतनी स्पीड से आ रहा है, सबमरीन भारी होनी शुरू हो जाएगी, नीचे जाना शुरू हो जाएगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कंट्रोल्स के साथ उसको ऊपर ला सकते हैं, आप मोटर की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अब आप ये सोचिए सी वाटर जाके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर गिरेगा, उसमें शॉर्ट सर्किटिंग होगी, शॉर्ट सर्किटिंग से पावर फेलियर होएगा, फायर हो जाएगी। तो एक इमरजेंसी जब सबमरीन में होती है तो एक अकेली नहीं रहती है, इट लीड्स टू अ सीरीज ऑफ इमरजेंसीज। इफ देयर इज अ पावर फेलियर तो आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पास ना स्टीयरिंग पे कंट्रोल है। आप ये सोचिए, और सबमरीन लेट अस से डिजाइन फॉर सर्वाइविंग अप टू 500 मीटर्स और आप 100 मीटर्स पे थे तो 400 मीटर ही बचे। 70 मीटर की सबमरीन है, वो अगर इस एंगल पे नीचे जा रही है तो आपके 400 पे अगर ये है तो ये तो 300 पे ही है खाली जी। और अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है तो आपके पास करीब 1 मिनट है सब कुछ रिएक्शन करके सबमरीन को बचाने का, लेस देन 1 मिनट इन अ डार्क सबमरीन, इन अ फ्लडिंग सबमरीन, जहाँ लोगों के पानी यहाँ तक आ रहा है, जिसमें लोगों को चोट लग गई होगी, उनको कुछ इक्विपमेंट नहीं दिख रहा है, वो अपने लाइफ जैकेट्स नहीं पहन सकते।
So that is the reaction time. So if you have to take action, it has to be by instinct. करेक्ट. You have no time to think कि अच्छा अभी मैं ऐसा करता हूँ फिर मैं उसके बाद ये कर लूंगा, नहीं. So that is why जो तीन drills चार होती आपको है. ऑर्डर देने वो साइमल्टेनियसली आपको देने हैं और जिनको वो फॉलो करने हैं उनको भी इंस्टिंक्ट से फॉलो करने हैं. Correct. क्योंकि उनको पता है कि ये ऑर्डर आ रहा है. जी. तो that is the kind of training we keep doing. So when we say instinct, it is not because we are supermen. No. Because we just practice and practice and practice and ये practice. drills काफी होती हैं. Every मतलब. day, every day. submarine, I think it's C. If there is no other activity happening, is Yes, practicing. true. कम से कम 1.5-2-3 घंटे रोज हम तो drills and emergencies practice करते ही करते हैं C में. Amazing. Just for this, so that one day comes when there's a problem, हाँ. people are able to react. सर मुझे एक बात बताइए, सबमरीन में एस्केप ट्रेनिंग भी दी जाती है आपको. एस्केप ट्रेनिंग में आप 600 mm के टॉर्पेडो ट्यूब में क्रॉल करते हैं लिटरली. सो अगर वहाँ कोई पैनिक कर जाए तो आप कैसे एस्केप करोगे? तो देखिए ऐसा होता है जब हम सबमरीन कोर्स कर रहे होते हैं, जो मैंने कहा हम जी. जो विशाखापट्टनम में करते हैं सबमरीन वॉरफेयर स्कूल में, उसमें 1 महीने का सबमरीन एस्केप कोर्स भी होता है जिसमें हमको सिखाया जाता है कि सबमरीन से एस्केप कैसे किया जाए, क्या क्या तरीके हैं सबमरीन से एस्केप करने के. सबमरीन से एस्केप करने के 3-4 तरीके हैं. एक तो है कि आपकी जो सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटी है वो टाइम पे आ जाए सबमरीन पे, तो वो एक वेसल होता है उसको डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल बोलते हैं, DSRV. जी. वो शिप से लोअर किया जाता है और हर एक सबमरीन में एक हैच होता है. वो हैच एस्केप के लिए बनाया जाता है. हैच मीन्स जो ओपनिंग है, मतलब इट्स अ हैच विच ओपन्स. ओके. तो DSRV जो होता है वो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उसका जो हैच है और ये हैच बिल्कुल मैच करते हैं. तो DSRV आके इस हैच अपने हैच को इस हैच के ऊपर बिल्कुल कनेक्ट करके बैठ जाता, फिक्स हो जाता है. और फिर आप दोनों कंपार्ट सबमरीन में अगर प्रेशर हो गया तो आप उससे इक्वलाइज करके DSRV से प्रेशर हैच खोल सकते हैं एंड पीपल कैन बी ब्रॉट इनटू द DSRV फ्रॉम द सबमरीन. ओके. Depending on the size of DSRV, it could be 5 people, it could be 7 people, 10 people at a time. Then again hatch बंद करता है, DSRV ऊपर जाता है, लोगों को डिसएम्बार्क करता है शिप के ऊपर जो रेस्क्यू शिप होती है, फिर नीचे आते हैं, फिर वो लोगों को कैसे कर सकता है. ये सबसे सिंपल और सिंपल नहीं है, मतलब ये एक तरीका है एस्केप करने का जो लीस्ट प्रॉब्लमेटिक है. दूसरा है कि अब DSRV नहीं आ सकता, या आप इतनी दूर हैं कि DSRV पहुंच ही नहीं सकती वहां तक. मतलब जब तक पहुंचेगी आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी. बिकॉज सबमरीन एस्केप में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम. आपकी सबमरीन सिंक हो गई है कहीं, DSRV आ रही है, पर आपके पास अब कोई ऑक्सीजन जनरेट करने का तरीका नहीं है. आपको ऑक्सीजन आप ब्रीथ कर रहे हैं, सबमरीन के अंदर पानी होगा, सबमरीन के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, लोग इंजर्ड होंगे, इट कैन बी वेरी कोल्ड इनसाइड द सबमरीन एंड पीपल आर पैनिकिंग, पीपल आर स्ट्रेस्ड, ऑक्सीजन कंजम्पशन गोज अप. जितना ज्यादा ऑक्सीजन वो ब्रीथ करेंगे उतनी जल्दी ऑक्सीजन खत्म होगा सबमरीन के अंदर. जी. तो सबमरीन रेस्क्यू जो कैपेबिलिटी आपकी जो शोर में है उसको ना सिर्फ पहुंचना है, उसको टाइम पे पहुंचना है. नहीं तो जब तक वो पहुंच के हैच को करेगी सब लोग मर गए होंगे अंदर. जी. तो दैट इज वन पार्ट. तो एक तो वो तरीका है एस्केप करने का DSRV के साथ, प्रोवाइडेड DSRV टाइम पे पहुंच जाए जी. और लोग अभी भी अंदर जिंदा हो. दिस इज वन. दूसरी बात क्या हो सकती है, सबमरीन अगर एक्सीडेंट में बैठी है नीचे, अगर सिंक हुई है, तो ये तो जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधी ऐसे जाके बैठेगी. इट कुड बी एट एन एंगल, इट कुड बी डैमेज्ड, मेनी थिंग्स कैन हैपन. DSRV अपने हैच को लगा भी सकती है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा किस एंगल पे सबमरीन डैमेज्ड है. अगर इट्स एन एंगल लाइक दिस तो DSRV कांट डू समथिंग लाइक दैट. करेक्ट. इनसाइड ऑल्सो पीपल हाउ विल दे मूव. अगर सबमरीन ऐसे टेढ़ी गिरी हुई पड़ी है तो अंदर बेचारे जो वो तो कितनों को तो चोट लग गई होगी और अंदर अंधेरा होगा. तो दैट इज द DSRV वे ऑफ एस्केप. द अदर वे ऑफ एस्केप इज वी कॉल इट फ्री एस्केप, जिसका आप जिक्र कर रही हैं जी. उसमें हमारे पास सबके पास एक एस्केप सूट होता है सबमरीन में. इफ यू सी एन एस्केप सूट इज लाइक जो डाइवर होते थे ना पुराने जमाने का, बड़ा सा हेलमेट और रबर का सूट होता है जी. उसको पहनते हैं, उसके ऊपर ब्रीदिंग सेट पहनते हैं. तो यू आर लुकिंग अबाउट 3 times योर साइज बाय द टाइम यू वेयर ऑल दैट. और फिर वो जो 600 mm की आपने कहा टॉर्पेडो ट्यूब है, उसके अंदर आपको क्रॉल करना है. एक टाइम पे 3 आदमी क्रॉल करते हैं सब टॉर्पेडो ट्यूब के अंदर. तो पहले टॉर्पेडो ट्यूब के इस साइड का दरवाजा खोला जाता है, तीनों आदमी अंदर जाते हैं, फिर इस साइड का दरवाजा बंद करते हैं, टॉर्पेडो ट्यूब का प्रेशर बढ़ाते हैं जो बाहर के प्रेशर से इक्वल होना चाहिए, फिर बाहर का दरवाजा खोलते हैं, नहीं तो पानी सब सबमरीन के अंदर आ जाएगा. तो उतनी देर के लिए जो लोग उस टॉर्पेडो ट्यूब के अंदर हैं, तो अगर किसी को पैनिक होता है तो आपको फिर ये पूरा प्रोसीजर खोल के पीछे वाला दरवाजा खोल के उनको बाहर खींचना है. ये तो मैं बता रहा हूँ आपको जो सबमरीन ट्रेनिंग स्कूल है, जहाँ पे आप एक कमरे में हैं, रोशनी है, लाइट है,
इंस्ट्रक्टर हैं, Imagine. आपके कंपैट्रियट्स हैं, जी। कोई आपको खतरा नहीं है, तब इतना पैनिक हो सकता है। और फिर उस ट्यूब से निकल के हम एक टावर में जाते हैं, उसको टावर ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं, और उसमें फिर एस्केप करते हैं। तो ये और टॉर्पेडो ट्यूब अगर आप देखें तो उसमें क्रॉल करना कोई आसान काम नहीं है, वो भी ये सब सूट वूट पहनने के बाद। तो इसमें Panic तो प्रॉब्लम होता होती ही है। और होगा। आप सोचिए सबमरीन के अंदर अंधेरा होगा, जी। टॉर्पेडो ट्यूब भी फ्लडेड होगी, आपने किस तरीके से अपना सूट पहना है अंधेरे में, आपको खुद नहीं मालूम मैंने ठीक से पहना है कि नहीं पहना है। जी। आपको चेक नहीं किया, आपको ये नहीं पता कि आपकी ऑक्सीजन और ब्रीदिंग ठीक से आएगी कि नहीं आएगी, और फिर आपको एक टॉर्पेडो ट्यूब के अंदर कोई घुसा दे 3 लोगों को पिच डार्क उसमें और बोले अब आप एस्केप करो। जी। सो दैट इज व्हाई इट इज इवन मोर डिफिकल्ट टू एस्केप लाइक दैट। ओके। तीसरा तरीका है फ्री एस्केप, कि कोई और होप नहीं है, हैच खोलो और बस निकल जाओ पानी में। उसमें तो बाय द टाइम यू रीच द शोर यू विल प्रोबब्ली बी डेड अदरवाइज आल्सो, बिकॉज प्रेशर का इफेक्ट इतना होगा, आपके लंग्स बर्स्ट हो जाएंगे, आपका काफी कुछ हो जाएगा। इसको पल्मोनरी बैरोट्रॉमा कहते हैं। जी। तो दैट इज द थर्ड वे। सो जोकिंगली जब हमारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग खत्म हुई तो मैंने अपनी मदर को कहा, बड़े उनको आश्वासन दिया कि हमको एस्केप भी सिखा दिया सबमरीन में से। वो ये नहीं ऐड किया, बट जितना हम एस्केप सीखते हैं उतना हम कन्विंस होते हैं एस्केप नहीं कर पाएंगे सबमरीन से, बिकॉज इट्स सो कॉम्प्लेक्स। इट्स टफ। और अगर आप देखें जो सबमरीन एक्सीडेंट्स होते हैं, वेरी फ्यू एक्सीडेंट्स वेयर सबमरीनर्स हैव सर्वाइव्ड ओके। or have been successfully rescued in the Very few. last few accidents कहते हैं। तो 2021 में एक इंडोनेशियन सबमरीन सिंक की, नो सर्वाइवर्स। 2017 में एक अर्जेंटीनियन सबमरीन सिंक की, नो सर्वाइवर्स। उसके पहले 2000 में कुर्स्क रशियन सबमरीन सिंक की, जी। नो सर्वाइवर्स। तो वेरी रेयर कि अगर आपको कोई सर्वाइवर मिल जाए संकन सबमरीन से। उसके भी 2 कारण है। एक तो पहली बात, कितने आप पानी में सिंक किए हैं, क्योंकि सबमरीन का प्रेशर हल इज डिजाइन ओनली फॉर सर्टेन डेप्थ। If the submarine goes below that depth, जी। if the sea is deeper, it will just crush. The submarine will just crush. So there is no chance of anyone surviving. ये इंडोनेशियन सबमरीन के जब डाइवर्स वगैरह गए बाद में देखने के लिए कि कहाँ सिंक हुई थी, 3 टुकड़ों में पड़ी हुई थी वो। तो कोई सर्वाइवर का तो सवाल ही नहीं उठता है। So escape is not the It's easiest not option easy. in Even a the submarine. escape is not easy. Escape if you at all can escape. Yeah, if that is also if you can escape. can escape. My God. सर एक बात बताइए, क्या आप अंदर ऑक्सीजन नहीं क्रिएट कर सकते? Is there a way to create So oxygen? now when you see there are 2 types of submarines. एक तो होती हैं जो conventional submarine जिसको हम बोलते हैं डीजल इलेक्ट्रिक submarines. दूसरी होती हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स। न्यूक्लियर सबमरीन बिकॉज उनके रिएक्टर होता है, तो उनको कोई लिमिटेशन नहीं है बैटरी पावर की, एंड्योरेंस की, रेंज की, कुछ नहीं। वो दे कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर डेज ऑन एंड। वहाँ ह्यूमन एंड्योरेंस इज द ओनली फैक्टर। वो 25 साल तक अगर रिएक्टर डजंट रिक्वायर रिफ्यूलिंग तो 25 साल तक इट कैन रिमेन एट सी। जी। That is the sort of thing a reactor gives. So they have no problem of conserving power, conserving battery power, etc. I will explain to you why battery power is important also. Yeah, वो मैं बताऊंगा आपको। yeah. तो न्यूक्लियर सबमरीन में they have plants where oxygen can be generated because they have a reactor. In conventional submarines, you cannot generate oxygen. You can reduce carbon dioxide, but you cannot generate oxygen. You can't. There is no provision for generating oxygen. अब technology is moving ahead. Maybe वो भी आ जाएगा. तो आप But at the moment, it's not there. CO2 पीने पे आप मजबूर CO2 हैं। कम CO2 कम कर सकते हैं पर ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकते। वो तो है, बट मजबूरी का नाम गांधी जी। सो व्हेन वी वर टॉकिंग इन द बिगनिंग, आपने कहा कि 45 डेज तक देयर इज नो शेविंग, देयर इज नो Bathing. आप मतलब डिओड्रेंट्स ले जाते हैं फिर यहाँ से भर भर के? आई सपोज सो। Yeah. देखिए, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, यू आर ऑल इन द सेम बोट ना, वी आर ऑल इन द सेम बोट, तो वी डोंट रियलाइज हाउ फिल्थी वी मस्ट बी। जब वापस आते हैं और शोर में जाते हैं and you see everybody looking very smart in the uniforms, then you realize, my God, how filthy I am and how filthy I feel. You know? That is So even when you go home, before you can sort of play with your kids and all, you're told नहा लो पहले, उसके बाद माय गॉड। पूरा मुझे लगता है पूरा बैग रखने का तो स्पेस ही नहीं होता। नहीं हम बैग कुछ नहीं जाते, जो पहन के जाते हैं बस वही, क्योंकि वहाँ डिस्पोजेबल क्लोथिंग पहनते हैं। Yeah. जो यूनिफॉर्म पहन के गए उसी यूनिफॉर्म में घर आ जाते हैं। But you take food and deodorants with you. Nothing, food नहीं, you just carry a toothbrush and That's you it. can take a deodorant if you want to, but You otherwise don't carry deodorants you also? don't need more than a toothbrush on board, or toothbrush and a toothpaste. You need and a soap maybe. That's all. You don't need anything more. Okay. No- Soap why do you need when you're saying हाँ, कि मुंह तो नहाते ही धो नहीं सकते कभी-कभी। मुझे लगा कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, मुंह भी नहीं धो रहे, तो मैं क्या नहीं, क्या इतना हालत बुरा हो तो नहीं जाती है। है क्या ही We हालत look हो quite जाती neat है। inside. देयर इज नो पर्सनल स्पेस, देयर इज Yeah. नथिंग। It is मैं अभी सैल्यूट मारने वाली थी सर आपको, कैसे कर लेते हो। ओके सर, साइकोलॉजिकल आपने मुझे पहले ही बता दिया कि लोग इट्स देयर चॉइस, अगर टूट भी गए तो
बट आपके सामने ऐसे कभी हुआ है कि साइकोलॉजिकली लोग ऐसे टूट गए कि सर नहीं हो पा रहा है? Fortunately not. No? I have at least Indian submarine arm में तो I've hardly ever come across a case where कोई somebody sailor has had panic that attack kind of हो thing. गया। We've never heard of something like this happening. ओके, बिकॉज एट दैट टाइम जब ऐसे पैनिक अटैक्स आते हैं तो फिर लीडरशिप तो बहुत इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। सर, सबमरीन के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं कि नेवी नहीं बल्कि आग है, क्यों? Arg is all encompassing. Fire, you mean? या फायर, बिकॉज अगर शिप सिंक होते वक्त शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है तो पानी से भी ज्यादा खतरनाक वो है। सही बात है, बिकॉज आग एक है। बार आग लगी तो आपका पावर और सब बंद करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू स्विच ऑफ ऑल योर पावर, नहीं तो जी। फायर आप फाइट कैसे करेंगे? जी। तो फायर इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। वी आर वेरी केयरफुल अबाउट, एंड डिपेंडिंग ऑन किस किस्म की फायर है। इलेक्ट्रिक फायर है, कहाँ लगी है, उससे क्या एक्सप्लोजन हो रहे हैं। आपकी बैटरी पिट में आग लगी तो एक्सप्लोजन हो सकता है जी। इनसाइड द सबमरीन। टॉर्पेडो डेक में आपके लगी वेपन्स को आग लग सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है। सिमिलरली इंजन रूम में आपकी मोटर में आग लग जाए तो आपका प्रोपल्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोटर को आग लगी है, नो मूवमेंट ओके देन। ओके। तो आग, फायर इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू हैपन, प्लस टेम्परेचर्स गो अप, प्लस ऑल दैट हैपेंस। या एंड यू नो फायर में जो इक्विपमेंट जल गया वो तो फिर आप रिपेयर भी नहीं कर सकते ना, अगर मेजर इक्विपमेंट कोई जल कहाँ गया तो। जाओ रिपेयर करने? हाँ, so that's the अंडर thing. वाटर वेयर विल यू गो? So जी। fire is definitely a very very hazardous thing for us at sea. एंड व्हाट डू यू डू एट दैट टाइम? लाइक We have firefighting systems. Submarines have firefighting systems. You try and control a fire. तो फायर और या फ्लडिंग हम कैसे कंट्रोल करते हैं? पहले हम उस एरिया को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं कि फैले ना आग ओके। या फैले ना पानी। तो हर एक कंपार्टमेंट के बीच में वी कॉल इट अ बल्कहेड हैच, इट्स अ डोर, प्रेशराइज्ड डोर जी। which can take up to certain amount of pressure. तो फर्स्ट एम इज कि किसी तरह से उस एरिया जो भी फायर या फ्लडिंग हुई है उसको आप एक ही जगह में सीमित रखें, नहीं तो वो पूरी सबमरीन में फैल जाएगी। ओके। और वहां फाइट कीजिए उसको। अब उसमें इफ पीपल लूज लाइव्स एंड ऑल, टू बैड, या बट यू कैन एटलीस्ट सेव द सबमरीन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू। ओके। सर, आपने कहा वेपन्स होते हैं, एंड टेल मी समथिंग, न्यूक्लियर रिएक्टर के इतने पास रहना तो सबमरीनर्स को ऐसे रेडिएशन से खतरा नहीं होता? देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स आर कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स नोन टू मैनकाइंड। दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अ स्पेसशिप। या क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि न्यूक्लियर रिएक्टर है एक स्टील सिलेंडर के अंदर, जी। महीनों और सालों चल रहा है वो। आप सोचिए अगर उसमें लीक हो जाए तो कुछ क्या बचेगा। इसीलिए जो भी नेवीज न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट करती हैं उसमें इतना एफर्ट हैज गॉन इनटू मेकिंग अ मिनिएचराइज्ड रिएक्टर। it's enclosed, right? It's enclosed. It's Yeah. a small reactor. That it has to be absolutely foolproof and defect proof. Otherwise, you'll be in very serious trouble. जी। रशियंस की हुई हैं 2-3 सबमरीन जो रिएक्टर लीक्स वगैरह हुए हैं उनके, and they've suffered because of that. जी। So every country has been very careful. सेफ्टी मेजर्स बहुत There strict are होते lots हैं। of safety measures. Of course, reactor compartment में कोई और जा नहीं सकता. It is a sealed sort of compartment in the sense that जो reactor compartment train में वही जा सकते हैं. जी। तो to that extent, it is quite isolated. ओके। But if an accident happens, if something happens in a submarine, a radioactive leak can happen. जब सबमरीन, रशियन सबमरीन जितनी सिंक हुई हैं उसमें पहला फिक्र उनको यही रही है कि भाई उस रिएक्टर का क्या हुआ, जी। यू नो, क्योंकि ना सिर्फ सबमरीन के अंदर रेडिएशन फैलेगी, पानी में भी रेडिएशन फैलेगा जो आगे आसपास पानी है उस सबमरीन के। जी। तो न्यूक्लियर सबमरीन आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स, बट न्यूक्लियर सबमरीन के जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत हैं। लाइक दे कैपेबिलिटी, दे कैन रिमेन डाइव्ड, कितने दिनों तक डाइव रह सकती है, हाई स्पीड कर सकती है क्योंकि उनके बैटरी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्रॉडली तीन किस्म की सबमरीन होती हैं, अगर मैं आपको थोड़ा बताता जी। हूँ। एक होती है, उसमें एक होती है SSBN जो न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड होती है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं जो न्यूक्लियर आर्म्ड है, जो एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है। इट इज नॉट अ वॉर फाइटिंग प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं कि आप रोज की लड़ाई में उसको यूज करेंगे। जी। वो है जैसे हमारा अग्नि मिसाइल है, उस कैटेगरी में है। तो उसको बोलते हैं जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड होता है लैंड से भी आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एयर से भी आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और सी से भी आपके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ओके। So you have land, air and sea nuclear capability of deterrence, क्योंकि you have this, तो आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, और आप किसी के ऊपर हमला करना चाहते हैं न्यूक्लियर अटैक, तो आपके पास ट्रायड है। जी। अब जो दुश्मन है, आजकल सर्वेलेंस इतनी अच्छी हो गई, सैटेलाइट्स, उसको मालूम है आपकी लैंड फैसिलिटी कहाँ है, उसको मालूम है आपके जो हवाई जहाज हैं जो न्यूक्लियर केपेबल प्लेटफॉर्म्स उड़ाते हैं वो कहाँ हैं, पर उसे ये नहीं मालूम कि सबमरीन कहाँ है। तो द न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन टुडे is the most potent element of your nuclear triad and your national deterrence capability. अगर आज
एक देश किसी और देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको डर है कि उसके लैंड से क्या आएगा, उसको ये डर है कि उसकी सबमरीन्स कहाँ है जिसके पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो कोल्ड वॉर है जो 45 साल चली यूएस और यूएसएसआर के बीच में, जी कितनी बार क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ, कितने इंसिडेंट्स हुए जब ऐसा लगा कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, पर फाइनली नहीं हुई, क्योंकि इनकी सबमरीन ने उनके ऊपर टारगेट जी। किया हुआ था, उनकी सबमरीन ने इनको टारगेट किया हुआ था, जी तो किसी ने वो पहला मिसाइल नहीं फायर किया। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है, इसकी एक बेनिफिट ये है कि एनिमी को मालूम नहीं कि ये मिसाइल के न्यूक्लियर अटैक आएगा कहां से, और दूसरे एनिमी को ये नहीं मालूम कि जब मैंने न्यूक्लियर अटैक किसी और के ऊपर किया तो उनका जवाब कहां से आएगा। जी तो जिसको हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं इसको। ओके तो अगर आपको एक क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक चाहिए कि मेरे पास ये क्षमता है कि अगर आपने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं आपके ऊपर और जोर का हमला कर सकता हूं, तो उसके लिए आपको एक सी बेस्ड डिटरेंट चाहिए जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करता है। आपके पास लैंड में ये कैपेबिलिटी नहीं है और एयर में ये कैपेबिलिटी नहीं है। जी और इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें है सबसे कार्डिनल चीज ये है कि नो फर्स्ट यूज, कि पहला हमला हम नहीं करेंगे कभी। इट्स कॉल्ड नो फर्स्ट No यूज, first. एनएफयू पॉलिसी। तो अगर आपने ये सबको दुनिया को कह दिया कि मैं पहला हमला नहीं करूंगा आपके ऊपर, तो फिर मेरे पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसको, मेरे दुश्मन को भी हिम्मत नहीं हो कि अपना पहला हमला मेरे ऊपर कर दे वो, ओके क्योंकि उसको मालूम है जो जवाब आएगा वो ऐसा मुंह तोड़ होगा कि उसको ज्यादा नुकसान होगा उसको उससे। ज्यादा नुकसान होगा। So that is where the nuclear submarine becomes the most important element of a nuclear triad. Okay. और जब तक एक न्यूक्लियर वेपन पावर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, वो अपने आप को क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक उसके पास नहीं है। जी तो खाली अभी तक 5 देश थे जिनके पास ये थी, पांचों जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जी यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना। इन 5 देशों के पास हैं। एसएसबीएन थे जी। हैं। छठा देश है इंडिया। ओके ये काबिलियत खाली अभी 6 देशों के पास है दुनिया में, बाकी 5 ये और इंडिया। आपने सुना होगा अरिहंत, अरिघात, अरिदमन, ये हमारे न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हैं। और क्योंकि अब हमारे पास 3 हैं, तो हमारे पास ये क्षमता है कि किसी भी टाइम एक सबमरीन पेट्रोल पे रह सकती है। क्योंकि अगर आपको क्रेडिबल रहना है तो आप ये नहीं बोल सकते कि जी 3 महीने साल में हम होंगे क्रेडिबल, 9 महीने हम अपने हार्बर में होंगे, जी या 6 महीने क्रेडिबल होंगे, 6 महीने नहीं होंगे। अगर आपको क्रेडिबल होना है तो एनिमी को ये मालूम होना चाहिए कि 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर दैट थ्रेट इज देयर। उसके लिए 3 या 4 सबमरीन चाहिए अगर आपको एक पेट्रोल पे रखनी है। तो अब जो हमारे पास 3 आ गई हैं, तो वो कैपेबिलिटी अब इंडिया के पास है। ओके तो ये तो हुआ एसएसबीएन। तो वी आर नाउ वेरी केपेबल एज फार एज एसएसबीएन कैपेबिलिटी गोस। हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, हमारे पास फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। तो फ्रॉम द सी, जी द सेकंड टाइप ऑफ सबमरीन इज व्हाट वी कॉल अ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। इसमें न्यूक्लियर प्रोपल्शन होता है, पर जो वेपन्स होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होते। ये अभी भी 5 देशों के पास है, खाली वही 5 जो मैंने बताया आपको, यूएस, यूके, फ्रांस, We don't रशिया, have it. चाइना। हमने रशिया से लीज पे लिए जो आईएनएस चक्र आई थी 10 साल के लिए, वो वापस कर दिए। अब हम अपनी खुद की, देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी कोई देश किसी और को देश को देगा नहीं, जी आपको खुद बनानी है। तो जब तक आपके पास वो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है, आप नहीं बना पाएंगे। इंडिया के पास अब हैं, इसलिए हमने अपनी एसएसबीएन खुद बनाई है, जी और अब हम एसएसएन बना रहे हैं। जी टाइम लगेगा 7-8-10 साल जितने भी लगते हैं बनाने में, पर इतना समय लग जाता है जी सर? हाँ, बिकॉज ये बड़ी, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड Yeah. टेक्नोलॉजी। Yeah. और न्यूक्लियर सबमरीन हैज टू बी, जब वो सी में जाएगी तो इट हैज टू बी फुल प्रूफ इन एवरी रिस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द रिएक्टर एस्पेक्ट। जी तो दे विल, न्यूक्लियर सबमरीन विल नॉट गो टू सी अगर इवन इफ देयर इज 0.00001% ऑफ डाउट के इट्स नॉट रेडी टू गो टू सी। Correct. So that is very important. So we are now building our own SSNs. SSNs का फायदा ये है because they have nuclear reactors. They don't have limitation on speed. They can do up to 25 knots, which is about 40 kilometers per hour. They have no limitation on depth, except what they're designed for. जी Their only limitation is human endurance. And because they can do high speeds, क्योंकि इतनी तेज चल सकती हैं पानी में, 20, ये शिप से भी तेज चल सकती हैं, तो ये एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है ओशन में दुश्मन को ये बताने के लिए कि मेरे पास न्यूक्लियर सबमरीन है, आप कहीं भी कुछ करेंगे मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे, क्योंकि मेरे पास ये काबिलियत है इस हाई स्पीड पे आने की। जी अभी जो आपने आयरिस डेना, जो इजरायली ईरानियन शिप जो अभी सिंक की थी, वो यूएस की न्यूक्लियर सबमरीन ने की। अब वो इंडियन ओशन में पहुंची, किसी को पता थोड़ी था वो इंडियन ओशन में है, यूएस कहाँ है और इंडियन ओशन कहाँ है, बट दे वर एबल टू रीच द इंडियन ओशन एंड सिंक दिस शिप so far away from Iran. Yeah. So that is the capability of a SSN. The third type of submarine is what we have in the Indian Navy, what we call conventional submarines. Conventional submarine में
सबमरीन इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, जिसकी जो अपनी पावर बैटरी से मिलती है और बैटरी डीजल जनरेटर से चार्ज होती है। तो तीनों चीज़ें होती हैं, मोटर होती है, डीजल जनरेटर होते हैं और बैटरी होती है। तो डीजल जनरेटर से आप बैटरी चार्ज करते हैं और वो बैटरी फिर मोटर यूज़ करती है, जैसे हाइब्रिड कार्स में होता है। जो हाइब्रिड कार का सिस्टम है ऐसा ही है कि वो बैटरी इज चार्जिंग दी रनिंग द मोटर एंड डीजल इज चार्जिंग द बैटरी। जी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि बैटरी पे हैं आप, तो बैटरी का फंक्शन ऑफ कितनी तेज सबमरीन चल रही है। अगर आप फुल स्पीड पे जाएंगे तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगी, अगर आप धीरे जाएंगे तो आपकी बैटरी कम डिस्चार्ज होगी। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ डिप्लॉयड हैं, आपकी टैक्टिकल सिचुएशन क्या है, किस किस्म का What is the दुश्मन है, speed? क्या वहाँ पे, वो सब कमांडिंग ऑफिसर को पूरा हिसाब रखना है। ऐसा नहीं हो, दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, आपने अपनी बैटरी आपकी खत्म हो रही है पावर, और दुश्मन आ जाएगा, आप अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। तो आपको ये भी देखना है। पर आपको ये भी देखना है कि जितना मेरे को एरिया पेट्रोल करना है, ये भी मैं सक्सेसफुली करूं, तो मेरे को ये स्पीड तो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। जी। फिर क्या होता है, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। बैटरी चार्जिंग के लिए आपको एक मास्ट निकालना पड़ता है पानी से। वो मास्ट दुश्मन पिकअप का शिप या हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट पिकअप कर सकता है। तो वो भी आपको देखना है कि मैं कब करूं जब मेरे को पता है कि दुश्मन वहां नहीं है। अगर मैं इसको हम स्नॉकलिंग कहते हैं, अगर मैं स्नॉकल नहीं कर पाया तो मेरी बैटरी वैसे ही खत्म हो जाएगी और मैं चार्ज ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब वो कमांडिंग ऑफिसर की ये सब टैक्टिकल डिसीजन करना है कि मैं कब करूं, कितनी देर के लिए करूं, कितनी बैटरी में कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, दुश्मन कहाँ है डिप्लॉयड है, कब तक मेरा टाइम आएगा हमला करने का। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ टैक्टिकल सिचुएशन। डिसीजन मेकिंग, तो ये सब ऑल दीस फैक्टर्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि आप दुश्मन के एरिया में जी, अगर आप एक्सपोज हो गए वहां पे तो दुश्मन आपको छोड़ेगा नहीं। वो अपने एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, शिप, सब कुछ लाके वहां आपके ऊपर डेप्थ चार्ज मारना शुरू कर देगा, टॉर्पेडोज अटैक करेगा, सब कुछ करेगा। आप कहाँ जाएंगे? सो एक बात बताइए, आपने जो 5 कंट्रीज बोली हैं, भारत को किसी से खतरा नहीं है? देखिए, न्यूक्लियर वॉर तो मेरे को नहीं लगना होने वाली है, क्योंकि इंडिया का यूएस से कोई प्रॉब्लम, इंडिया की एक ही प्रॉब्लम है, चाइना। असल में अगर आप देखें तो ओनली चाइना इज अ थ्रेट, रशिया इज नॉट अ थ्रेट, यूएस इज नॉट अ थ्रेट, यूके एंड फ्रांस आर नॉट थ्रेट्स, ओनली चाइना इज अ थ्रेट। देखिए, न्यूक्लियर वेपन यूज करना कोई आसान डिसीजन नहीं है। धमकी सब देते रहते हैं कि हम करेंगे, अभी पुतिन ने बोला मैं यूक्रेन के ऊपर करूंगा, ट्रंप ने बोला मैं ईरान के ऊपर कर दूंगा, पर एक्चुअल नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है किसी को नहीं मालूम, वो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उल्टा क्या आएगा वापस, और कितना बड़ा ये कहाँ तक एस्केलेट हो जाएगी जी। तो एक बार आप न्यूक्लियर में चले गए, कन्वेंशनल वेपनरी से आप न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गए, तो जिसको हम एस्केलेशन थ्रेशोल्ड बोलते हैं कि कितनी बढ़ेगी लड़ाई, कितनी बढ़ सकती है, वो आपके कंट्रोल से निकल गई है बात। जैसे सिंदूर में क्या हुआ, एस्केलेशन थ्रेशोल्ड हमने कंट्रोल करके रखा, हमने डिसाइड किया कब लड़ाई शुरू होगी, हमने डिसाइड किया कब सीज फायर होगा, पूरा हमारे हाथ में था। कितना हम हमला करेंगे, कितना नहीं करेंगे, कहाँ हवाई जहाज भेजेंगे, क्या हमारे टारगेट से, हमने डिसाइड किया, क्योंकि हम कन्वेंशनली इतने सुपीरियर थे कि हम कर सके। पर अगर पाकिस्तान ने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लगा दिया होता, फिर पाकिस्तान के हाथ से तो बिल्कुल बात चलेगी, फिर इंडिया के ऊपर होता, हम न्यूक्लियर से अटैक करें उनको, कन्वेंशन से अटैक करें, फिर तो एक वो थ्रेशोल्ड एक बार क्रॉस हो जाए। सो व्हाट हैपेंड, जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? 7 दिन का फ्यूल बचा था। दैट वाज नॉट सिंदूर, देन सिंदूर आल्सो मे बी, बट दैट वाज इन कारगिल। ओके, हाँ, उसी के कारगिल 99 में, कारगिल में देखिए नेवीज का एक रोल होता है। कारगिल में 7 दिन का फ्यूल बचा था पाकिस्तान के पास, जी, पाकिस्तान के पास, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में नेवी के बिना ही के एक गोली चलाए बिना ही पाकिस्तान को हम देखिए क्या होता है, कारगिल में भी यही हुआ था जी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, उनके पास डीप वाटर पोर्ट्स बहुत कम है। एक कराची है और अब वो गोदार को डेवलप कर रहे हैं जी। तो 1971 की लड़ाई में भी हमने उनके कराची हार्बर को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया था। कारगिल में कारगिल के बाद जब ऑपरेशन पराक्रम हुआ, जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जब 11 दिसंबर को अटैक हुआ, उसके बाद हमने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया, जिसमें पूरी आर्म फोर्सेस मोबिलाइज हो गई थी और 8 महीने वो मोबिलाइजेशन रहा। वी वर रेडी, बॉर्डर पे eyeball to eyeball, India and Pakistan remained for 8-9 months. What was the Navy's role in that? Navy's role was we were operating in the Arabian Sea. We didn't say कि हम आपके खिलाफ कर रहे हैं, हम अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पर दुनिया को ये मैसेज चला गया कि भाई इंडियन नेवी की 20-22 जहाज यहाँ अब हैं जी। तो इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो मर्चेंट शिपिंग होती है उनको हिचकिचाहट होती है भाई इस एरिया में जाएं कि नहीं जाएं, अगर युद्ध शुरू हो गया तो हम कहाँ जाएंगे फिर। उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अपना प्रीमियम बहुत बढ़ा देती हैं कि भाई आप तो हाई रिस्क एरिया में जा रहे हैं, प्रीमियम इतना बढ़ गया जी। प्रीमियम इतना बढ़ जाता है कि जो कार्गो है वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता फिर,
तो कंपनीज नहीं चाहती कि इतना हाई इंश्योरेंस प्रीमियम दे, तो वो आना बंद कर देती हैं। तो पाकिस्तान के पास एक कराची था खाली, जो भी उनका तेल आना है, जो कुछ आना है वो कराची में आना है। अगर हमने 20 अपने जहाज हमारे नॉर्थ अरेबियन सी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो सबको पता था कि कराची तक पहुंच नहीं सकते। तो ऑटोमेटिकली जब कंट्रीज इतनी डिपेंडेंट होती हैं फॉरेन फ्यूल के ऊपर, ऑयल और गैस के ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो बिना गोली चलाए, बिना कोई मिसाइल फायर किए हम पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए थे, क्योंकि उनके पास तेल ही नहीं बचा था। जी, that was the time during the Operation and similarly in Sindoor also we did not fire a single जी. weapon. Navy was ready, aircraft carrier था, Harriers were operating, but the message had gone out to the world कि भाई whenever India wants it can just turn on the naval tap. So better not to go there. Yeah, दुश्मन की करियर ग्रुप उस पे नजर The only रख way you सकते can हैं। counter that जी is कि आपकी अपनी कंट्री के जहाज हों, तो उनको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तुम तेल लेके आओ, डजंट मैटर, देखेंगे अगर सिंक हुए कि नहीं। तो अभी आप देखिए जो इंडिया में अभी ये हॉर्मुज के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कितनी पुश दिया है शिप बिल्डिंग बढ़ाने के लिए। इंडिया में 80,000 करोड़ एलोकेट किया है शिप बिल्डिंग के लिए, जी क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि हमारा जितना जो कार्गो आता है, और इंडिया के पास काफी बड़ी मर्चेंट फ्लीट है, पर हमारा जो कार्गो आता है इंडिया में, ट्रेड एंड एनर्जी, खाली 4% इंडियन शिप्स पे आता है, 96% फॉरेन शिप्स पे आता है। ओके तो कल अगर फॉरेन शिप्स ने बोला हम नहीं आ रहे इंडिया, तो आप तो घुटनों पे आ जाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपनी एक स्ट्रेटेजिक इतने शिप्स होने चाहिए कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर सकें। जी 1980 और 88 के बीच में ईरान और इराक के बीच 8 साल का युद्ध हुआ था, 8 ईयर वॉर जिसको कहते थे। उसमें टैंकर वॉर हुई थी, जो भी टैंकर हॉर्मुज से निकलते थे उनको अटैक किया जाता था। इंडिया के टैंकर कंटिन्यूअस आते रहे, क्योंकि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टैंकर से, दे वर बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके सो नेवी यूज्ड टू एस्कॉर्ट देम, बट दे वर ऑल कमिंग एंड गोइंग। अटैक हुए उनके ऊपर भी, बट जो फ्लो था ऑयल और गैस का वो चलता रहा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव आवर ओन सॉवरेन कैपेबिलिटी, अपने देश की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो कि हमारा ऑयल और गैस कैसे आएगा, हमारा ट्रेड कैसे आएगा, वो नहीं होना चाहिए। अभी नहीं है, अभी व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ? इट इज वी आर बिल्डिंग अप। शिप बिल्डिंग इज नॉट एन ईजी थिंग। पहले आपको शिपयार्ड बनाने हैं, फिर शिप्स बनानी है, बट यू हैव टाई-अप्स विद कंट्रीज एंड ऑल दैट। तो ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर सोर्सेज, बिकॉज अब हॉर्मुज में शिप फंसा हुआ है, तो फंसा हुआ है, किसी आ ही नहीं सकता है, वो आने ही नहीं देंगे। जी सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल दीज डिफरेंट कंट्रीज, चाइना की सबमरीन क्या कर रही है इंडियन ओशन में? आई मीन छुप छुप के व्हाट आर दे डूइंग? ओके, सो आई विल टेल यू व्हाट चाइना। नाउ चाइना टुडे, आज चाइना की जो नेवी है उसमें 350 जहाज हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है नंबर्स में, अमेरिका से भी बड़ी है। और उनका इरादा है 2030 तक 450 जहाज होंगे उनके पास, 450 वॉरशिप्स। ओके कम से कम वो बोल रहे हैं 4 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, 15 से 16 न्यूक्लियर सबमरीन होंगी, अटैक सबमरीन्स, और 48 से 50 कन्वेंशनल सबमरीन होंगी। ये उनकी फोर्स लेवल प्लानिंग है। ओके अभी तक उनके पास ये काबिलियत नहीं है। तो इसको हम ब्लू वाटर कैपेबिलिटी कहते हैं कि आपके पास जहाज हो सकते हैं, पर अपनी कंट्री के वाटर से, अपने कोस्ट लाइन से आप कितना दूर ऑपरेट कर सकते हैं, कितना दूर आप पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो ब्लू वाटर कैपेबिलिटी होती है। कि मैं कहीं भी दुनिया में जाके, जैसे अमेरिका है, अमेरिका साउथ चाइना सी में भी है, गल्फ में भी है, अफ्रीका में भी है, यूरोप में भी है, अटलांटिक में भी है, और सब जगह बेसेस हैं उसके। तो दैट इज एक्चुअल ब्लू वाटर कैपेबिलिटी। जी इंडिया की ब्लू वाटर कैपेबिलिटी के हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हम पूरा इंडियन ओशन कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारे इंटरेस्ट हैं, इंडिया के मैरिटाइम इंटरेस्ट हैं, हम उनको वी कैन लुक आफ्टर सिक्योर आवर मैरिटाइम इंटरेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाइना वांट्स टू बिकम द ग्लोबल सुपर पावर ओके बाय 2049। डेट भी दे दी है शी जिनपिंग ने। इट इज नोन एज द ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन, दैट इज द टर्म दैट इज बीइंग गिवन। और 2035 तक he says he will have a modern military. He says he will have the world's best military by 2035 and he'll be global superpower by 2049. America will be number 2. One way of China becoming a global superpower is to dominate the oceans. कि भाई एक बार ओशंस को मैं कंट्रोल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मैं ग्लोबल सुपर पावर हूं। अगर आप चाइना की अब ज्योग्राफी देखें, तो अगर मैं आपको एक विजुअलाइज करें, तो अगर ये वर्ल्ड मैप है, अमेरिका यहाँ पे है, एशिया है, चाइना यहाँ पे है, तो अगर चाइना को ये डोमिनेट करना है अमेरिका और अटलांटिक ओशन, तो इसको वहां तक पहले पहुंचना है जी। वो कैसे पहुंचेगा? इंडियन ओशन के थ्रू। अगर इंडियन ओशन में उसको ऑपरेट करना है तो इंडियन ओशन, और
इंडियन ओशन में इतनी डोमिनेशन होनी चाहिए कि मैं अटलांटिक तक पहुंच सके, तो उसका पहला एम क्या है, इंडियन ओशन को डोमिनेट जी। करो। इंडियन ओशन में सबसे बड़ा पावर कौन है, इंडिया। तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होगी कि इंडिया को कंटेन करो पहले, तो तभी वो डोमिनेट कर पाएंगे। तो उनकी ये कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है। धीरे धीरे वो अपना, उनका जो फुटप्रिंट है वो इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है। जी। जिबूटी में एक बेस बना लिया है, पाकिस्तान में गोदार पोर्ट ले लिया है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, बांग्लादेश में एक नया सबमरीन बेस बना दिया है, ये 30% म्यांमार world trade यहीं से में गुजरता है ना? धीरे धीरे उनका फुटप्रिंट इस तरफ आता जा रहा है। उनकी लिमिटेशन क्या है अभी तक, इतने जहाज होने के बावजूद वो उनके पास वो अभी ब्लू वाटर पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी नहीं है जो वो चाहते हैं, जो वो बिल्डअप कर रहे हैं। अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके पास, अब 3 हो गए हैं, पर अभी तक उनके एयरक्राफ्ट कैरियर कभी इंडियन ओशन में नहीं आए। अभी उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि नई नेवी है वो। ओके। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। तो उनका इरादा है कि 2030 और 35 के बीच में उनके पास इतनी काबिलियत ब्लू वाटर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंडियन ओशन में एक परमानेंट प्रेजेंस, परमानेंट तो अभी भी है, 6 से 8 जहाज उनके हमेशा यहाँ रहते जी। हैं। ओपन ओशन है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, पर वो चाहते हैं कि एक परमानेंट प्रेजेंस ऐसी हो जहां वो पावर भी प्रोजेक्ट कर सके। ओके। अगर आप सोचें, ये सोचिए कि जो गलवान वाला जो टेंशन हुई थी, जी, 4 साल जी। चली वो, जहां आर्मीज का एक दूसरे के ऊपर हमला भी किया, पर मैरीटाइम डोमेन में चाइनीज नेवी कहीं भी इंडियन नेवी के आसपास नहीं आई, क्योंकि चाइनीज नेवी, चाइना को मालूम है कि एट दिस पॉइंट उनके पास वो काबिलियत नहीं है कि इंडियन ओशन में वो इंडियन नेवी का मुकाबला कर सकें, जी। तो वो दूर रहे हमसे। जी। बट वो कोशिश कर रहे हैं कि वो चेंज हो जाए बट सिचुएशन। व्हाट इज दिस मलक्का डायलेमा सर? डायलेमा, द मलक्का Yeah. डायलेमा इज के 80% ऑफ चाइनाज एनर्जी जी। passes through इंडियन ओशन। इंडियन ओशन, तो मलक्का स्टेट्स अगर आप देखें, तो अगर ये इंडियन ओशन है, ये चाइना है, तो मलक्का स्टेट्स इज अ नैरो स्टेट कनेक्टिंग इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ओके। एंड मलक्का स्टेट इज रियली नैरो, जहां सिंगापुर में के पास खाली उसकी विड्थ 3 मील है, 3 miles वाइड। एंड मलक्का स्टेट इज द बिजिएस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। हर Okay. साल 95,000 शिप्स पास थ्रू द मलक्का स्टेट्स। चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड आसियान की लाइफलाइन है मलक्का स्ट्रेट। अगर किसी तरह मलक्का स्ट्रेट बंद हो जाए तो इनकी इकोनॉमी घुटनों पे आ जाएगी। ओके। चाइना के लिए दिस इज द मलक्का डिलेमा कि इंडिया बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के ऊपर बैठा है। हमारा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ मलक्का स्ट्रेट्स। तो क्या So- इंडिया चोक नहीं कर सकता? दैट इज द मलक्का डिलेमा। Okay. अगर इंडिया, कल इंडिया अकेला ना हो, मे बी यूएस इंडिया माइट डिसाइड कि कंबाइंड विल चोक द चाइनीज। सो चाइनाज मलक्का डिलेमा इज हाउ डू दे काउंटर दिस थ्रेट। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इंडियन ओशन से लैंड कनेक्टिविटी ढूंढी है चाइना के लिए। तो ग्वादार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, CPEC, जो सीधा शिंजियांग जाता है। ओके। और म्यांमार से एक कफू पोर्ट है, वो बनाया, वो टेक ओवर किया है, और वहां से सीधा म्यांमार के थ्रू चाइना को लैंड कनेक्टिविटी है। तो उनको मलक्का स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल्टरनेट रूट्स ऑल्टरनेट रूट्स हैं, दीज आर इमरजेंसी रूट्स, दीज आर नॉट प्रैक्टिकल। आई मीन, अगर आप ये सोचिए, एक शिप, एक टैंकर, जो आजकल बड़े टैंकर्स होते हैं, अगर 2 लाख लीटर क्रूड लेके आए और वहां गोदार पोर्ट पर उसको ट्रक्स और ट्रेन में ट्रांसफर करना पड़े, तो कितना टाइम लगेगा? और फिर वो 1500 मील जाएंगे ट्रक और ट्रेन, तो कितना टाइम लगेगा? तो इट इज नॉट इकोनॉमिकली अ वायबल थिंग, बट इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी टुमारो मलक्का कैन बी चोक्ड। कम से कम कोई तो तरीका है उनके पास तेल जाने का। जी जी। सो ये है मलक्का डिलेमा, और ये इसलिए चाइना अब कोशिश कर रहा है। अभी तक जो बे ऑफ बंगाल था, हमारी जो बंगाल की खाड़ी है, उसमें कोई हमको थ्रेट नहीं था। ठीक है, म्यांमार के साथ ज्यादा हमारी दोस्ती नहीं थी, बांग्लादेश के साथ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, पर कोई थ्रेट नहीं था हमारे को। हमारी सॉवरेंटी को कोई थ्रेट नहीं है, हमारी ओशंस को कोई थ्रेट नहीं है। अब चाइना की कोशिश है किसी तरह बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी को ऑपरेट कर सके, क्योंकि वो मलक्का डिलेमा को काउंटर करने के लिए। तो इसलिए बांग्लादेश में उन्होंने सबमरीन बेस बना ली है। जी। उनकी लिमिटेशन सबमरीन्स की क्या थी अभी तक? ये थी कि चाइनीज मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल 5000 मील दूर है। तो कन्वेंशनल सबमरीन जो होती हैं, न्यूक्लियर सबमरीन तो ठीक है, वो भेज सकते हैं, पर इतनी उनके पास नहीं है कि वो वहां भी रखें, यहां भी भेजें, उतनी थी नहीं उनके जी। पास। कन्वेंशनल सबमरीन उनके पास 40 के करीब है, वो भेज सकते हैं। पर एक कन्वेंशनल सबमरीन को अगर पहले 6000 मील आना है और 6000 मील जाना है, तो 12000 मील तो उसके इसी में निकल जाएंगे। तो वो यहाँ ऑपरेट कितने दिन के लिए कर पाएगी बे ऑफ बंगाल में? जी। पर अब ये जो बेस बना दी है उन्होंने, BNS पेकुआ बांग्लादेश में, अब उनकी सबमरीन आ सकती है, उस बेस में जाएगी, बेस में उसको रिफ्यूल कर सकते हैं, राशन दे सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, और फिर वो फ्री है टू ऑपरेट इन बे ऑफ बंगाल।
और फिर वापस जाने के पहले फिर वही करेगी और चली जाएगी वापस। जी। तो जो मेजर लिमिटेशन थी चाइना की अबाउट ऑपरेटिंग सबमरीन्स इन इंडियन ओशन, कन्वेंशनल सबमरीन्स, वो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को उन्होंने 8 सबमरीन दे रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान में भी वो क्रिएट करेंगे एक फैसिलिटी जहां ये सबमरीन रिपेयर हो सकें, सप्लाई रिप्लेनिश हो सकें पाकिस्तान के लिए, जी। पर उनकी खुद की भी जाएंगी वहां पे सबमरीन। तो दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हमारी दोनों तरफ वो ये कैपेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो काबिलियत क्रिएट कर रहे हैं कि अपनी पनडुब्बी यहाँ ऑपरेट कर सकें। तो इस तरीके से इंडिया को किसी तरह कंटेन कर सकें कि भाई अभी नहीं तो इंडिया तो बे ऑफ बंगाल में जहां दिलाता है ऑपरेट करता है, जिस स्पीड से करना चाहता है, जितने जहाज आना चाहता है। अगर चाइनीज प्रेजेंस आ गई तो हमको पता रहेगा भाई विशाखापट्टनम के बाद एक सबमरीन हो सकती है, चेन्नई के बाहर एक सबमरीन हो सकती है, पोर्ट ब्लेयर के बाहर एक सबमरीन हो सकती है। Yeah. और हम वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में इतनी बड़ी जो फैसिलिटी बना रहे हैं गलातिया बे में, उसकी सिक्योरिटी का भी सवाल आ जाएगा फिर जी। कि टुमारो चाइना कैन अटैक दैट ऑल्सो। Yeah. अगर सो चाइना इज बेसिकली काउंटरिंग इंडियाज डोमिनेशन इन इंडियन ओशन। फिर आपने सुना है चाइना की रिसर्च शिप्स आती हैं। ये रिसर्च शिप्स क्यों आती हैं? एक तो ये टेलीमेट्री डेटा करती हैं। जब इंडिया जब भी कोई ब्रह्मोस का टेस्ट कर रहा है या कोई ICBM टेस्ट कर रहा है या अग्नि का टेस्ट कर रहा है, एक रिसर्च शिप होगी वहाँ पे जो मॉनिटर करती है, तो उससे उनको डेटा वगैरह लेते हैं कि भाई किस ट्रेजेक्टरी पे मिसाइल जाता है, क्या रेंज पे जाता है, जो भी टेलीमेट्री डेटा है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे EEZ के बाहर आते हैं, हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, हमसे हमारी कंट्री से 200 मील दूर आके वहाँ एंकर कर लेती है। तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते, ओपन ओशन है, किसी की भी मर्जी है, जो है जो जाए। पर उनके पास अंडर वाटर ग्लाइडर्स होते हैं। वो अंडर वाटर ग्लाइडर्स वो पानी के नीचे प्रोब करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा हर एक ओशन के कैरेक्टरिस्टिक्स फर्क हैं और ओशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि आपकी पनडुब्बी कैसे ऑपरेट करेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर, सैलिनिटी, मैंने 3 चीज़ों का जिक्र किया। तो वो इंडियन ओशन को मैप कर रहे हैं, क्योंकि कल जब उनकी पनडुब्बियां आए यहाँ पे उनको पता रहे कि इस सिचुएशन, इस हाइड्रोलॉजी जो है इसमें हमको कैसे ऑपरेट करना है। तो जो इंडिया का जो होम एडवांटेज है कि हमको मालूम है कैसे ऑपरेट करना है, उनको नहीं मालूम है कैसे ऑपरेट करना है, वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको वो जो गैप है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना डेटा वो इकट्ठा कर लेंगे कि जब उनकी सबमरीन आएंगी उनको पता लगेगा कि इंडियन ओशन में भी सितंबर में क्या होता है, अक्टूबर में क्या होता है, अगस्त में क्या होता है, बरसात में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, विंटर में क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उस ओशन के। तो ये पूरा जो चाइनीज एफर्ट है वो ये है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो मुझे एक बात बताइए, क्या इंडिया ने कभी कोई ऐसा ट्रैप बनाया है फॉर सबमरीन्स की जब हम बात करते हैं? देखिए ट्रैप मीन्स हम ट्रैप तो करना नहीं चाहते, ओपन ओशन है जिसको आना ऑपरेट करे, सो लॉन्ग एज हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आ रहे हैं वो, दे कैन कम एंड ऑपरेट, नोबडी कैन स्टॉप देम। ओके, but we are trying to create I mean to fool the other but countries. what we want to do is that we want to have a surveillance capability जहाँ जब सबमरीन आए उनकी तो हमको पता रहे कि वो हैं कहाँ। जी। चाइना की लिमिटेशन दूसरी ये है कि इंडियन ओशन में उसको आने के लिए 3 स्ट्रेट्स हैं, एक मलाक्का स्ट्रेट्स है, एक लोम्बोक स्ट्रेट है और एक सुंडा स्ट्रेट है, एक चौथा है ओम्बाई वाटर, पर वो इतना साउथ है कि कन्वेंशनल सबमरीन के लिए बहुत दूर होगा उधर से आना। ओके। इन तीनों स्ट्रेट से अगर एक सबमरीन को आना है तो उसको सरफेस पे आना पड़ेगा, वो डाइव नहीं आ सकते, क्योंकि पहली बात गहराई इतनी नहीं है कि सबमरीन डाइव करके आ सके, और दूसरा शिपिंग ट्रैफिक इतना है कि वो बहुत मुश्किल होगा उसको आने के लिए, तो उसको सरफेस पे आना है। सरफेस पे आना मतलब हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जब वो इंडियन ओशन एंटर करती है हमको पता है कब इंडियन ओशन एंटर किया, हमको पता लगेगा कब इंडियन ओशन से जा रही है बाहर। तो जब तक इंडियन ओशन, एक बार हमको ये पता लग गया कि इस जगह पे इंडियन ओशन में एंटर किया है सबमरीन ने, उसके बाद हम उसके ऊपर सर्वेलेंस रख सकते हैं। ओके। चाहे पूरे टाइम ट्रैक ना कर सके पर सर्वेलेंस रख सकते हैं। अगर हमको, इसलिए ये बेसिस इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार वो आ गई अंदर, ठीक है, जब तक वो बांग्लादेश की बेस तक जाएगी हम सर्वेलेंस करेंगे, वो भी जाती रहेगी, वो लड़ाई लड़ने तो आई नहीं है जी। पर एक बार वो अंदर चलेगी बेस में, फिर कब बाहर आती है और क्या करती है हमको पता नहीं। तो सबमरीन्स को अगर आपको काउंटर करना है या सबमरीन सर्वेलेंस करनी है तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपकी अपनी सबमरीन आप चोक पॉइंट्स पे रखें मॉनिटर करने के लिए। तीसरा अब लोग मोर एंड मोर यूज करेंगे वो है अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, अनमैन्ड कैपेबिलिटी। ओके। कि आप एक ऑटोनमस व्हीकल सोनार वगैरह के साथ वहां लगा दीजिए 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, वो अपने ऊपर नीचे पेट्रोल करती रहेगी। तो आपकी सबमरीन से फ्री है, जो सबमरीन का काम है वो करने के लिए, नहीं तो अभी सबमरीन ये करेगी काम जी। तो जैसे जैसे अनमैन्ड कैपेबिलिटीज आ रही हैं, अब दैट इज इन फ्यूचर, दैट इज द फ्यूचर। अनमैन्ड चाहे एयर में है, UAVs या अंडर वाटर, दे विल नॉट रिप्लेस प्लेटफॉर्म्स बट दे विल बिकम अ वेरी गुड व्हाट वी कॉल अ फोर्स मल्टीप्लायर। काबिलियत बहुत बढ़ जाएगी, हमारी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी उनकी वजह से। जी जी जी। तो अब फोकस सारी नेवीज का दुनिया में अनमैन्ड के ऊपर है। ओके सर, 1971 में जो PNS गाजी का डूबना,
वो क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पर? देखिए पीएनएस गाजी एक पहली बात तो बहुत पुरानी सबमरीन थी, वर्ल्ड वॉर 2 सबमरीन 10th क्लास। उसको पाकिस्तान ने, इंडिया की स्ट्रैटेजी में उन्होंने क्या किया, उनको वो कन्विंस थे कि विक्रांत जो है हमारे, एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके, आईएनएस विक्रांत, उनको ये पता था कि वो बे ऑफ बंगाल में, पोर्ट ब्लेयर, उन्होंने सोचा बे ऑफ बंगाल में जी। और उनका आइडिया था कि बे ऑफ बंगाल में तो विशाखापट्टनम तो जरूर जाएगा वो जहाज। तो उन्होंने गाजी को विशाखापट्टनम हार्बर के बाहर पेट्रोल पे भेजा और ये कहा कि तुमको विक्रांत को डुबाना है। अच्छा। विक्रांत पोर्ट ब्लेयर, हमने स्मार्ट मूव किया, हमने विशाखापट्टनम भेजा ही नहीं विक्रांत, हमने पोर्ट ब्लेयर में रखा उसको। तो अगर आप गाजी की जो लॉग बुक मिली बाद में, उसमें अगर आप एंट्रीज देखें, लोगों ने कहा है, मैंने तो खुद नहीं देखी है, उसमें उसके कमांडिंग ऑफिसर ने लिखा है कि ये इंडियन नेवी का जहाज गया, ये वापस आया, मैंने इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि मेरी पोजीशन चली जाएगी, मैं विक्रांत का वेट कर रहा हूँ। ओके। नहीं तो एक आध शिप को शायद अटैक ही कर देते वो। Yeah. So what is this invisible war that has been talked about? कि अगर हम किसी देश के सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन SLOC को ब्लॉक कर देते हैं तो वो देश 7 से 10 दिन में घुटनों पर आ जाएगा। Can we talk more about this? देखिए today one of the most important things is the country's trade. जी। For its, because it is the interdependencies that have come in trade. I cannot survive on my own. I need so many import, I need to export, I need to import food stuff, commodities, things like that. So and every country has some vital sea lines. We call them sea lines of communication. Basically, it is not sea lanes. There's a difference between sea lanes and sea lines. Okay. Sea lane is a normal sea lane where ships are plying to and from. Sea lines are how am I using these sea lanes for my benefit. That is sea lines of communication. कि मैं cut off नहीं हो जाऊं. तो if you can cut off trade to a country, then you can bring the country down to its knees. That is why this SLOCs have become so important. Okay. For India, they are even more important. क्योंकि हमारा more than 90% of our trade, 90% हमारा trade sea से आता है और sea से जाता है। जी जी जी। 80% हमारा ऑयल और गैस sea से जाता है और sea से आता है। अगर आप इंडिया की लोकेशन देखें इंडियन ओशन में, तो हमको ईस्टर्न साइड से भी और वेस्टर्न साइड पे भी दोनों तरफ ओशन है। तो हमको तो बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ जो हमारी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनको हम खुला रखें, वो सेफ रहें, सिक्योर रहें। तो हमारी नेवी की वन ऑफ द मेन रोल्स इज टू कीप द सील्स, टू कीप अस, वी कॉल देम स्लॉक्स, SLOC, टू कीप द स्लॉक्स ओपन। इंडिया के लिए अगर हमारे स्लॉक्स ओपन नहीं रहे तो हम तो बिल्कुल ही घुटनों पे आ जाएंगे, क्योंकि 90% हमारा ट्रेड और 80% ऑयल एंड गैस सी से आता है, लैंड से तो हम ला ही नहीं सकते कुछ। अभी इंडिया की इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन या कुछ है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। हम बोल रहे हैं 10 साल में हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे और विकसित भारत 2047 में $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो आप सोचिए अगर अभी हम इतने ट्रेड पे डिपेंडेंट हैं, उस ट्रेड और एनर्जी का कितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा जब हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। उसको प्रोटेक्ट करना और उसको सिक्योर रखना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन ओशन में हम हमेशा डोमिनेंट पावर रहें, चाहे कुछ भी लगे उसके लिए। क्योंकि अगर हम डोमिनेंट नहीं रहे यहाँ पे और हमने अलाउ कर दिया चाइना को या किसी को हमको कंटेन करने के लिए, फिर इंडियन ओशन में आगे क्या होता है वो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, वो लोग डिसाइड करेंगे और हमको वो करना पड़ेगा। सर तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। आपने अभी डोमिनेंट पावर की बात करी, तो डोमिनेंट पावर रहने के लिए हमारे पास कितने SSBN है? आपने कहा 2। नहीं, डोमिनेंट पावर के लिए SSBN नहीं चाहिए, वो न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए चाहिए। आपके पास व्हेन आई से डोमिनेंट डजंट मीन कि आप सबके ऊपर दादागिरी करें। अच्छा। इसका ये मतलब है कि मेरी जो मैरीटाइम इंटरेस्ट हैं उनको अगर कोई खतरा आता है तो मैं उसको काउंटर कर सकता हूँ। ओके, दैट इज बेसिकली व्हाट व्हेन आई से डोमिनेंट, दैट्स व्हाट इट मींस, दैट आई शुड हैव द एज, मैरीटाइम एज शुड ऑलवेज बी विद इंडिया। ओके, बट इसमें अगर आप देखें अभी तो इसमें जी द अदर फैक्टर है कि कोई एक नेवी कि इतनी काबिलियत नहीं है कि इतना बड़ा ओशन वो पूरे टाइम पेट्रोल कर सकें। तो वी हैव समथिंग कॉल्ड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जहां हम बाकी अपने जितने कंट्रीज जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, हम साथ मिलके इस पूरी एरिया को पेट्रोल कर सकते हैं और सिक्योर रख सकते हैं। उसको बोलते हैं मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म्स। तो प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में जब मॉरिशस गए थे तो एक सागर पॉलिसी इनिशिएट की थी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। It was nothing more than saying that let us, ये हमारे अकेला इंडिया नहीं कर सकता, हम सब मिलके करते हैं। We will provide you all the support you need, कैपेसिटी बिल्डिंग हम करेंगे आपकी
कैपेबिलिटी हम बढ़ाएंगे आपकी, पर हमको ये सब साथ करना है। हम आपके ऊपर दादागिरी नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारे जहाज आके आपको पेट्रोल करेंगे, हम बोल रहे हैं आप खुद कीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको एसेट्स देंगे, पर आप खुद कीजिए। तो हमारे में और चाइना में ये सबसे बड़ा फर्क है। चाइना जब कहीं जाता है तो वो दादागिरी से जाता है ओके। कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं ये पोर्ट कंट्रोल करूंगा, यहाँ और कोई नहीं आना चाहिए, ये मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ, इसके बदले में मेरे को ये चाहिए। इंडिया ये नहीं करता है। इंडिया बोलता है हमको सब कुछ साथ करना है जी। ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है जी। 2025 में जब प्राइम मिनिस्टर फिर गए मॉरिशस, तो सागर को उन्होंने महासागर बनाया अभी। ओके। क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमिकली इंडिया स्ट्रांग हो गया है, डिप्लोमेटिकली इंडिया स्ट्रांग हो गया है, तो अब ना सिर्फ इंडियन ओशन पर ग्लोबल साउथ, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का भी लीडर बनना चाहता है जी। तो अब वो बोलते हैं हम पूरे ग्लोबल साउथ का कैपेसिटी बिल्डिंग साथ करेंगे। तो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड सागर एंड महासागर जी underpins every maritime activity in India today is underpinned by these two policies. And that is why now you see when we don't say dominate, India is called the preferred security partner in the region ओके। and first responder. Now these are two very important terms. Preferred security partner क्योंकि इससे ये हाँ यू कैन रिलाई ऑन इंडिया कि इंडिया कोई ऐसा इरादा नहीं है उनका कि हमारे को टेक ओवर करने का। तो जब हमको हेल्प चाहिए और इंडिया को हमसे मांगेंगे, जैसे अभी पायरेसी हुई थी गल्फ ऑफ एडन में जी। जब इजराइल और हमस का जब झगड़ा छिड़ा तो हुतीज ने शिपिंग के ऊपर अटैक करना शुरू किया रेड सी में। पायरेट सोमालिया से फिर आ गए और पायरेसी करने लगे बाबेल मंदेब स्ट्रेट के पास। तो इंडियन नेवी गई, 12 शिप्स इंडियन नेवी के थे वहां पे, और 10 या 12 दिन में हमने पायरेसी कंट्रोल कर दी। वहाँ पे शिप्स को रेस्क्यू किया, अपने डाइवर्स भेजे जिन शिप्स में आग लगा दी थी पायरेट्स ने, बहुत कुछ किया हमने वहाँ पे। तो हमारा जो प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर वाला रेपुटेशन है उसको बहुत बढ़त मिली उससे। दूसरा चीज़ है हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। कहीं भी इंडियन ओशन में कोई किसी देश को कोई दिक्कत आती है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए, अर्थक्वेक आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं, इंडियन नेवी हमेशा पहली नेवी होती है जो पहुंचती है वहाँ पे। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब 2004 में जब सुनामी आई थी तभी भी इंडियन नेवी सबसे पहले पहुंची थी। सुबह 9:30 बजे सुनामी आई की खबर मिली हमको 26 दिसंबर 2004, मुझे अभी भी याद है। मैं 3 घंटे में तब किसी ने सुनामी वर्ड नहीं सुना था, किसी को मालूम नहीं था सुनामी चीज क्या होती है जी। पर ये 9, 9:15 बजे खबर आई। बाय 12:30 दैट आफ्टरनून 21 इंडियन शिप्स हैड सेल्ड, 21 इंडियन नेवी शिप्स हैड सेल्ड विद रिलीफ मटेरियल इन 3 hours. We sent ships to Indonesia, we sent ships to Maldives, we sent ships to Sri Lanka, besides पोर्ट ब्लेयर एंड ऑल जहाँ हमारा खुद इतना नुकसान हुआ था जी। तो उसके बाद इंडियन नेवी का जो भी जहाज सेल करता है इमरजेंसी राशंस, वाटर एंड मेडिसिन लेके सेल करता है। कि कहीं भी ऑपरेट कर रहा हो, जैसे 10 या 12 15 हमारे जो भी जहाज जहाँ भी ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ कहीं भी किसी देश को दिक्कत आएगी तो हम सबसे पहले पहुंच जाएंगे वहाँ पे, एटलीस्ट फर्स्ट रिस्पॉन्डर। उसके बाद बाकी सप्लाईज और सपोर्ट आता रहेगा। Fantastic. So this is a very very positive thing which has happened. Yeah. Sir, हमारे पास कितने टॉर्पेडो है इंडिया के पास? कितने टॉर्पेडो तो मैं नहीं बता सकता आपको, ये तो बहुत सीक्रेट बात है। क्योंकि मैं ये पूछना चाह रही थी, जब वरुणास्त्र टॉर्पेडो बना रहे थे है ना, तो हमें लगभग कितने साल लग गए इसके लिए? अराउंड 17 years एज दे से। और जो साइंटिस्ट बना रहे थे वो रो बड़े कई बार। वुड यू लाइक टू टेक चार्ज? मतलब ऐसा क्या इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी हम डाल रहे थे जिसकी वजह से इट वाज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड द साइंटिस्ट लिटरली क्राइड। देखिए, इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ एनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी टेक्स लॉट ऑफ टाइम। 2 चीज़ें होती हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसके लिए अगर आपको वैसे करना है जैसे वेस्ट करता है, देन यू नीड ह्यूज बजट्स। इंडिया डिड नॉट हैव द लिबर्टी ऑफ हैविंग ह्यूज बजट्स। So DRDO was given a task of making a torpedo or designing a torpedo and making a torpedo with very limited budgets and limited capability. Yeah. Because we simply can't afford it. Yeah. 17 साल तो वरुणास्त्र में लगे, उसके पहले से कोशिश करें टॉर्पेडो बनाने की। जी। So it is not that a torpedo is a new thing, but a torpedo is a very, 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 very sophisticated weapon. Very complex, you see. Very complex, far more complex than a missile is. It's far more complex because it has to do everything a missile does underwater. Okay. Including homing, including everything. So just developing each of, and then all these 7 or 8 technologies that go into a torpedo have to be so made that they fit in one torpedo and integrated into a single weapon. Okay. तो it is not surprising कि इंडिया को इतना टाइम लगा। जी। It is not surprising at all. जी, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं। हाँ, और सब उनको इंडिया में डेवलप करना, इंडिया में बनाना। You see, आज ये भी आप सोचिए 17 साल पहले टेक्नोलॉजी क्या थी और आज क्या है।
इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई, अगर आप जैसे R&D करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, तो Yeah. आपको नेक्स्ट, तो जब तक आप GPS यहाँ पहुंचते हैं technology टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंच गई है, जब तक आप यहाँ पहुंचते हैं टेक्नोलॉजी और आगे पहुंच गई है, तो आपको वो सब यू हैव Match टू up कैच अप एंड करना। कीप अप विद दैट. जी 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 तो Varunastra is a fairly, I mean, I'm not saying it is the most advanced weapon in the world. There are much better torpedoes in the world. Yeah. But as a first effort, I think it is a very good torpedo. But Varunastra cannot be fired from submarine. It is जी. fired from ships. जी. So being a woman, I had this important question to ask. What about women in submarines? Are these doors open or no? See, I'll tell you two things about. Firstly, I want to clear one misconception. कि armed forces did not want women in combat roles. कई सालों तक बड़े feminists ने बोला कि why not in combat roles? Why only in education? Why only in law? We are as good as the men. We can also fight as powerfully as them. I don't think anybody ever doubted that. जी. India socially and culturally is not ready for that kind of interaction between men and women like we have abroad. I am not sure how many Indian families will be comfortable if they were told that their daughter is sharing a bunk with a man, Yeah. or she has to change her clothes in front of the man, or the man is changing clothes in front of her. Abroad it is accepted. So we had to reconfigure things. अगर आप देखें तो इंडियन नेवी में women started sailing on ships from 1996 onwards. जी. पर हम उन्हीं शिप से भेजते थे जहाँ पे उनको एक इंडिपेंडेंट रूम मिल सकता है, कैबिन मिल सकता है अपने लिए, जहाँ इंडिपेंडेंट बाथरूम हो उनके लिए, जो टैंकर से बड़े. आई हैव सेल्ड व्हेन आई वाज कमांडिंग INS ज्योति इन 2005-06. हम जब अपने ईस्टर्न फ्लीट डिप्लॉयमेंट के लिए गए, ओवरसीज डिप्लॉयमेंट के लिए, आई हैड 2 लेडी ऑफिसर्स विद मी ऑन बोर्ड बिकॉज वी कुड गिव देम अकोमोडेशन वेयर इट वाज नॉट इंटरफेयरिंग विद द मेन्स Yeah, अकोमोडेशन. yeah, yeah. Okay. So they were as good as the men on board. Then slowly what we started doing, when we started getting women on the bigger ships like destroyers and frigates, we had to cordon off certain areas in those ships for the privacy for privacy and all for women, Ji. obviously. Ji. Because we are not ready, like I said, to have women and men intermingling so closely with each other. Now the ships that are being designed, and this is what the delay took place in getting women into combat ships, was ships had to be designed to accommodate women in certain ways, जी. particularly in terms of ensuring privacy, ensuring things like that. So now जो शिप्स बन रही हैं उनमें कैबिन जो हैं वो एक एक्स्ट्रा एक अलग एक चेस्ट फ्लैट होगा जो लेडीज के लिए होगा, अलग बाथरूम्स होंगे उनके लिए. दे विल नॉट हैव टू मिंगल विद द मेन इन टर्म्स ऑफ जी. दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो सबमरीन्स अभी इंडिया में स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, Yeah. क्योंकि सबमरीन में तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते. इट इज टू क्लोज एग्जिस्टेंस. जी. Europe has reached that stage. America, everybody has got submarine. I mean, Germany's even had a submarine commanding officer, a woman commanding officer. Okay. But there also still issues happen. I mean, there have been cases where people have been removed from service because of affairs between men and women. Wives have complained about women on board submarines. So those issues are still there. But we are, I think, still not ready for having women on submarines, not from a women's capability point of view. No, that was never questioned. That is never under question. Yeah. And Navy, I don't think, ever said that is the reason. But I doubt. Army might still feel that CHN and all, Army is very tough and all that, but they've all got used to it. अब सब जगह हैं ladies. जी. 90s में नहीं थी. उसमें ये डर था कि tomorrow in combat, if suppose a lady is taken prisoner of war, and you know what they did to Vinay Kali and all Yeah, that, yeah. what will they do to a woman? Can you think? Will India be ready to accept that? तो हमारे अभी जब तक वो सोशल और कल्चरल थोड़े वॉल्स नहीं ब्रेक डाउन होंगे, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा. सो इट विल हैपन, आई सपोज इवेंचुअली इट विल हैपन, Yeah. बट व्हेन इट हैपेंस इज अ मैटर. अब एनडीए में मैंने कभी सोचा था कि एनडीए में कैडेट्स ट्रेन करेंगी लड़कों के साथ, बट वहाँ भी एक एक्स्ट्रा स्क्वाड्रन बनाई गई. विमेन वर केप्ट अवे फ्रॉम द विमेन गर्ल कैडेट्स वर केप्ट अवे, लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द मेन कैडेट्स. दे वर नॉट दे वर ट्रेनिंग टुगेदर, बट नॉट इन दिस, दे वर नॉट डूइंग एवरीथिंग एल्स टुगेदर. Yeah. So it will take a little while for that to happen. जी. Sir, I wanted to ask this question related to 26/11, 26/11 से related समय हो गया इस बात को, लेकिन for terrorist it is much easier, है ना, कि सी रूट से आना is much easier for them. तो हमारी जो क्योंकि जो फेनिंग है 7,500 किलोमीटर्स की जो कोस्ट लाइन है, वो आज भी उतनी ही वल्नरेबल है जो 26/11 के वक्त थी. कैन वी नॉट स्टॉप एनी बोट इन डार्क? So there are 2-3 aspects to this. पहली बात तो things have changed a lot from 26/11. ओके. देखिए, पहला अटैक जो हमारे कोस्ट लाइन पे आया था वो 1993 में हुआ था, अगर आपको याद होगा. दाऊद के वो लोगों ने गुजरात में लैंड किए थे जी. और बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज में, वो बिरला सेंचुरी बिल्डिंग में 6 ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में. वी वर इन बॉम्बे दैट डे, वी सॉ द ब्लास्ट, वी वर वंडरिंग होगा आवाज कहाँ से आ रही है. सडनली वी सॉ डेब्रीज फ्लाइंग इन द एयर, जो स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पे हुआ था. तो उस टाइम हमने थोड़े मेजर्स तब भी लिए गए,
But it wasn't taken as seriously as 26/11. Okay. 26/11 was right in our drawing rooms in a way. So it had a far more impact on Yeah. everybody's minds. And I think that was the time when India really woke up. कि coastal security is something we really need to worry about. और उसके बाद पूरा कंट्री का जो कोस्टल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो नया पूरा रिवैम्प किया गया. ओके. पहली बात तो बड़ी क्लियर डिमार्केशन किया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसमें कि मरीन पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, कोस्ट गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है, इन टर्म्स ऑफ क्या क्या फंक्शंस जी. हैं और इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकली ऑल्सो कि कितने मील तक मरीन पुलिस है, फिर कितने मील तक कोस्ट गार्ड है, कितने मील तक उसके बाद नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर जो डीजी कोस्ट गार्ड है, ही इज बीन डेजिग्नेटेड मोर और लेस एज द कोस्टल कमांडर ऑफ द कंट्री इन अ वे. जी. बट इन वॉर नेवी विल कंट्रोल. ये सब बड़ी क्लियरली अब डिमार्केट हो गया. डिफाइन कर दिया गया. जॉइंट ऑपरेशन रूम्स बनाए गए हैं जहाँ सब रिप्रेजेंटेड हैं. So that has become a new thing. कि भाई any information coming goes to a joint information center where then it is disseminated. A whole coastal radar network has been set up along the coast of India के seamless coverage. जी. कि एक रडार जहाँ खत्म होता है दूसरा वहाँ थोड़े ओवरलैप के साथ शुरू हो जाता है, तीसरा तो ऐसे पूरे कंट्री में राउंड द कोस्ट पता नहीं कितने, आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट नंबर, बट काफी रडार लगाए गए हैं ओके. which more or less gives seamless coverage. और ना सिर्फ हमने अपने कोस्ट के लिए लगाए हैं, हमने श्रीलंका में, मालदीव्स में, इन कंट्रीज में भी उसको एक्सटेंड किया है क्योंकि थ्रेट वहां से आएगा. वैसे इन कंट्री से नहीं आएगा पर सी से आएगा. तो जितनी जल्दी हम उस थ्रेट को डिटेक्ट कर सकते हैं उतना अच्छा हम एक्शन ले सकते हैं अकॉर्डिंगली. ओके. सो इट हैज बीन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सॉर्ट ऑफ थिंग दिस कोस्टल रडार नेटवर्क. जी. ये 3 चीजें हुई हैं. चौथा, हमने अपने फिशरमैन, हमारी फिशिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है That's इंडिया also, में, yeah. फिशरमैन को सेंसिटाइज किया है कि ये खतरा क्या है. सब जो बोट्स हैं जो जाती हैं सी में, कई बोट्स को हमने वॉकी टॉकी सेट्स दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट दिखता है तो आप रिपोर्ट कीजिए इसको. फिर एक चीज़ है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, AIS. ओके. वो ग्लोबल है. एवरी शिप टुडे विच इज मोर देन 30 मीटर्स इन लेंथ और मोर देन 300 टन्स इन डिस्प्लेसमेंट, उसको एक AIS नंबर होता है, यूनिक नंबर है. इट्स लाइक एन आधार नंबर, इट्स अ यूनिक नंबर. Okay. एवरी शिप इन द वर्ल्ड एंड इट हैज एन AIS ट्रांसपॉन्डर. और इट इज ऑब्लिगेटरी, एवरी शिप हैज टू कीप इट्स दिस थिंग ऑन. तो मतलब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि MV जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे है, उसका अगर मेरे को AIS नंबर मालूम है तो मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि वो भी यहाँ है. जी. ऑफ कोर्स अभी आपने सुना होगा डार्क शिप्स. या. डार्क शिप वो होती है जो अपने AIS ऑफ कर देती है, फिर आप ट्रैक नहीं कर सकते उसको. तो हॉर्मुज से शिप्स निकल रही हैं डार्क होके, तो किसी को पता नहीं लग रहा कौन सा जहाज निकल गया. जी. सो दैट ऑफ कोर्स उस सिस्टम को सर्कमवेंट करने के तरीके हैं. पर अदरवाइज तो AIS ट्रांसपॉन्डर्स हमने फिशिंग बोट्स को दिए हुए हैं, जी. हम सबको दिए हुए हैं कि भाई आपके पास से होने चाहिए, इनको ऑन रखिए आप, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन है हमारी बोट्स जो हैं. वो तो रहा पहलू जो लार्जर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. विद इन द कम्युनिटी हमको हर एक फिशिंग बोट एक जैसी लगती है, पर अगर आप फिशरमैन से बात करें तो एक गांव का जो फिशरमैन है वो दूसरे गांव की फिशर बोट को पहचान सकता है कि ये मेरी नहीं है ये, अच्छा. क्योंकि इनकी अपनी मार्किंग का सिस्टम है. लेकिन आइडेंटिफाई. सो नाउ वी हैव सेंसिटाइज्ड फिशरमैन कि अगर आपको कोई भी ऐसी बोट दिखती है जो आपके फेमिलियरिटी में नहीं है, उसको आप प्लीज रिपोर्ट कीजिए, चाहे वो हमारी हो चाहे किसी और की हो. डजंट वी विल फाइंड आउट. जी. बट इफ इट इज नॉट योर्स in your fishing area, if you find boats which are not usually there or they don't belong to your fishing community, please inform. Okay. So that has turned out to be a very good system because fishermen are there all the time. Yeah, They can communicate. So these are the few things that have been put in place. Coastal security is something that is always work in progress. क्योंकि आज आपने 4 थ्रेट न्यूट्रलाइज किए, 5वां थ्रेट कल आ जाएगा तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. तो ये तो इट्स कॉन्स्टेंट प्रोसेस. जी. Then we have something called on the larger scale called maritime domain awareness. Okay. Maritime domain awareness is a much larger ocean surveillance capability. So we have something called, in Gurgaon, we have something called Indian Ocean Region Information Fusion Center, IOR IFC. Indian Navy ships, aircraft, etc., which are patrolling everywhere, are giving information, whatever they detect, that information comes to IOR IFC. India has got 21 or 22 white shipping agreements. White shipping means not warships, shipping agreements. Okay. With some 22 countries. Whose ships have been told कि अगर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नजर आती है तो आप प्लीज रिपोर्ट कीजिए. Suspicious. Okay. That could be as far as Djibouti, it could be as far as Somalia or wherever ships are operating. All this information comes to the Information Fusion Center, who then analyze the information
and then disseminate it out to ships at sea. कि भाई ये threats हैं, ऐसा है, ये एक suspicious movement यहाँ पे था, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. So everyone is alert at sea basically. And IOR-IFC has also got 12 or 16 observers from foreign countries. जी. So you interact with those friendly foreign countries also. So this exchange of information is going on all the time. Okay. And information sharing is going on. जी. Which is making people more and more alert at sea. Aware and alert. तो ऐसे ये जो नेटवर्क बन रहा है, ये लार्जर पिक्चर है MDA का. Okay. तो एट अ लोकल लेवल जो मैंने पहले बताया वो सब हो रहा है, एट अ लार्जर लेवल this is happening. ऑल्सो इट इज हैपनिंग. Thank you so much, sir. It was a fantastic conversation that we had, and I think मेरी audience के लिए तो ये सारा कुछ नया है, मेरे लिए भी ये नया था. So thank you again, and pleasure having you here. No, it was a pleasure. Thank you so much for having me on your show. Yeah. I'm looking forward to seeing it, and I'm very impressed with your preparation. You were, for a person who's never seen one or heard of a submarine, No. you were very well informed. Yeah, Obviously, you've done a lot of put in a lot of effort to make this show happen. Thank you very much. Thank you so much. It's turned How out to do be you- longer than I expected. Yeah. And How do we salute? I mean, just show me. Okay, This- right hand, right? This is how it is. This is the angle. Yeah. This. This Correct. Yeah. Or And this am I has to be doing joined. anything wrong? Not like this. Like this. Okay. Thank you so much, sir. And this should not be broken. It should be like this. It should be like this. Yeah, it should be. This whole thing should be one straight line. ऐसे ऊपर की तरफ, हाँ, है ना? हाँ, ऐसे. Yeah. Not like this, not like that. Like this. Is it proper now? Yeah, yours is okay. Yeah. Chalo, Yeah. Some has to be joined. That's all. It Yeah, is. Perfect. है ना? Perfect. Thank you so much. sir. Thank you.